नमस्ते दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया आरपी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी कहानी कैसी लग रही है। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। अध्याय 261। पुलिस बुलाओ। मुंबई के मालाबार हिल पर बने ओमकार मल्होत्रा के विशाल पुराने बंगले में हर चीज में शाही ठाट दिखाई देता था। ये घर किसी इंपीरियल पैलेस से कम नहीं था। जैसे ही कोई इसके अंदर कदम रखे, ऐसा लगता मानो प्रकृति की गोद में आ गया हो। चारों ओर फैला हरियाली से भरा बगीचा, बीचों बीच शांत तालाब में तैरती सुनहरी कोई मछलियां और बांस के झुरमुटों के बीच बहती हवा, हर कोना किसी न किसी कहानी का हिस्सा लगता था। आज ओमकार साहब अपने पसंदीदा मिलेनियम ऑर्किड्स गार्डन में बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा बोनसाई रखा था, जिसे वो ध्यान से काट छांट रहे थे। हर टहनी, हर पत्ता उनके धैर्य और समझ का सबूत देता था। तभी दूर से उनकी ओर एक शख्स बड़ा, दिग्पाल मेहरा, शहर के पुराने और रुतबे वाले घराने का बुजुर्ग। वो हर बार की तरह झुककर बोले, नमस्ते मास्टर ओमकार, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। ओमकार ने बिना सिर उठाए बस हम कहा। उनकी निगाहें अब भी उस छोटे पेड़ पर थीं, जैसे वो दिग्पाल की बात से ज्यादा अपने पेड़ की हालत में दिलचस्पी ले रहे हो। दिग्पाल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, पिछली बार जो हमारे एक पुराने शिष्य के साथ घटना हुई, उसके लिए मैं पूरे मेहरा परिवार की ओर से माफी मांगने आया हूं। हम नहीं जानते थे कि वो शख्स आपकी फैमिली के खिलाफ जाएगा। इतना कहकर उन्होंने इशारा किया तो उनके नौकर आगे बढ़े, हाथों में एक भारी सुनहरी रोल पकड़े हुए। आपको हमेशा मास्टर हेक्सिन की कैलीग्राफी पसंद रही है। यह वही ओरिजिनल स्क्रॉल है, हमारी तरफ से क्षमा का प्रतीक। ओमकार ने चुपचाप बोनसाई की एक टहनी काटी, वो टहनी जो शायद भविष्य में काम आती, पर इस समय वो उसे बदसूरत बना रही थी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या सिर्फ इसी बात के लिए आए हो दिग्पाल? वो एक और पौधे की ओर बढ़े। जब से उन्होंने अपने सारे अधिकार शिवांश को सौंपे थे, उनका ज्यादातर वक्त बागबानी और ध्यान में ही गुजरता था। अब उन्हें किसी मीटिंग या ऑफिस के झंझट की चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने पोते पर पूरा विश्वास था। दिग्पाल ने गहरी सांस ली। उन्हें बुरा तो लगा, पर वे जानते थे ओमकार मल्होत्रा जैसा आदमी सीधा जवाब नहीं देता। नहीं ओमकार साहब, दिग्पाल ने कहा, मैं कुछ और गंभीर बात लेकर आया हूं। ओमकार ने धीरे से बोनसाई का ऊपरी हिस्सा काटते हुए पूछा। क्या बात है? दिग्पाल बोले, आपके बड़े पोते शिवांश की एक कमजोरी पैदा हो गई है। बस एक पल के लिए ओमकार के हाथ रुक गए। फिर उन्होंने शांत भाव से पौधे को एक अलग एंगल से देखने लगे। कमजोरी? उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा मतलब है कि मेरा पोता किसी लड़की से प्यार करने लगा है और वो लड़की तुम्हारी पोती नहीं है? क्या यही बात तुम्हें खल रही है? दिग्पाल हड़बड़ाए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी खुश हूं कि शिवांश जैसी ताकतवर सोच वाला लड़का अब किसी समझदार और रिफाइंड परिवार की लड़की अनन्या ओबरॉय के करीब है। पर बात सिर्फ खुशी की नहीं है, चिंता की भी है। ओमकार ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पेड़ को नए आकार में ढालते रहे। दिग्पाल ने हिम्मत जुटाई, आपके जन्मदिन के भोज में मेरे बेटे महेश मेहरा जूनियर का अनन्या से सामना हुआ था, बिल्कुल अनजाने में। और शिवांश ने इस बात पर इतना गुस्सा किया कि हमारे परिवार के 8 पीढ़ी तक मिटा देने की धमकी दे दी। ओमकार के होठों पर हल्की मुस्कान आए। और इसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने कहा, मेरी नजर में तो वो लड़की उसे और निडर बना रही है। शायद पहली बार उसने किसी चीज की इतनी परवाह की है। दिग्पाल का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, आप नहीं समझ रहे ओमकार साहब, जब कोई आदमी किसी और के लिए इतना संवेदनशील हो जाए तो उसकी कमजोरी वहीं से शुरू होती है। वो अब दिल से फैसले लेने लगा है, दिमाग से नहीं। ओमकार ने शांत स्वर में कहा, हर आदमी अपनी भावी पत्नी की रक्षा करना चाहता है, खासकर जब वो उसके जीवन की सबसे अहम चाल बन चुकी हो। वो खड़े हुए, अपने दस्ताने उतारकर बोले, अगर 8 पीढ़ियों की दोस्ती एक धमकी से टूट सकती है, तो क्या वो रिश्ता कभी सच्चा था? दिग्पाल चुप रह गए। ओमकार ने ठंडी नजर से उन्हें देखा, फिर बोले, अगली बार सबूत लेकर आना, सिर्फ शब्द नहीं। और वो धीरे धीरे सीढ़ियों से होते हुए अंदर चले गए। बटलर छाया से बाहर आया। साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं? जरूरत नहीं, दिग्पाल ने तिरस्कार से कहा, और गाड़ी में बैठते ही अपने निजी जासूसों को आदेश दिया, उस लड़के और लड़की पर नजर रखो, हर पल की रिपोर्ट चाहिए। दूसरी ओर शिवांश मल्होत्रा की आंखें सुबह की रोशनी में खुली। उसके बगल में कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस हुआ। वो हल्के से मुस्कुराया, तुम कितनी भी देर मेरी बाहों में रहो, तुम्हारा शरीर हमेशा बर्फ जैसा ठंडा रहता है। अनन्या, वो करवट लेकर उसकी ओर देखने लगा। उसका सिर उसकी छाती पर था और उसकी सांसें उसकी धड़कन के साथ ताल मिला रही थी। वो उसके बालों से खेलता रहा, हर रेशे को महसूस करते हुए। वो जानता था कि कल जो कुछ हुआ, उसके बाद उसे बहुत सवाल करने थे। पर इस वक्त, जब वो चैन से उसकी बाहों में सो रही थी, वो एक पल को भी उसे परेशान नहीं करना चाहता था। वो धीमे स्वर में फुसफुसाया, तुम्हें तो मैं आई लव यू बोल चुका हूं।
पर तुम अब तक चुप हो। खैर, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब तुम खुद कहोगी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अनन्या नींद में हल्का सा कुनमुनाई और करवट लेकर उसके और करीब सिमट गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। पता नहीं तुम गर्मी चाहती हो या सुकून, लेकिन मैं यहाँ हूँ। थोड़ी देर बाद अनन्या की आंखें खुली। उसने नींद में करवट ली और अपना चेहरा किसी बहुत मुलायम तकिए में छिपा लिया। वो तकिया गर्म था, असामान्य रूप से गर्म। उसने अर्धनींद में उसे छुआ। अरे, ये इतना सख्त क्यों है? फिर जैसे ही हाथ आगे बढ़ा, शिवांश ने मुस्कान दबाई। वो फुसफुसाया, अगर मैं पुलिस बुला लूं तो सीधा सेक्सुअल असॉल्ट केस बन सकता है। मिस ओबरॉय। अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो झटके से उठ बैठी। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, आंखें नींद में आधी खुली, पर वो नजारा शिवांश के लिए किसी जादू से कम नहीं था। मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने हड़बड़ाकर पूछा। उसे बस इतना याद था कि वो घर लौट रही थी, पर उसका दिल जानता था अब यही घर है। सोने के लिए, शिवांश ने सपाट लहजे में कहा। चेहरे पर अब कोई हंसी नहीं थी। वो सीधा उसकी आंखों में देख रहा था, इतना गहरा कि अनन्या का दिल धड़क उठा। वो झेपकर अपनी उंगलियां मसलने लगी, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह जो अपनी गलती मान चुका हो। अध्याय 262 लिविंग हिम। शिवांश मल्होत्रा अपनी आंखों में कड़क नजर लिए अनन्या ओबरॉय के चेहरे को देख रहे थे। अनन्या ने सिर उठाया और फिर झुका लिया। वो नहीं जानती थी कि उसका छोटा सा एक्शन शिवांश के दिल को छू गया। उसने अपनी निचली होंठ को अनजाने में काट लिया। वो नहीं जानती थी कि उसका गुस्सा कैसे कम किया जाए। उसका प्राइड उसे अचानक माफी मांगने से रोक रहा था। फिर भी उसने अचानक खुद को उसके ऊपर डाल दिया। शिवांश पूरी तरह सरप्राइज थे। शिवांश ने अपनी पूरी ताकत से खुद को रोक रखा था कि वो उसे हग न करे। यह मुश्किल था, खासकर जब अनन्या अपना फेस उसके चीन के पास रख रही थी। उसने अपने हाथ उसके नेक के चारों ओर लपेटे और थोड़ी देर वहीं रही। शायद यह उसकी करेज दिखाने का तरीका था, या माफी का किसी भी वजह से थोड़ा असर हुआ। शिवांश लगभग लूज कंट्रोल होने वाले थे जब उसने उसके नेक पर हल्का किस किया और फिर अपना फेस उसके शोल्डर में दबा लिया। शिवांश हमेशा इम्पेशेंट रहे थे, लेकिन अनन्या के सामने उनकी पेशेंस खत्म नहीं हुई। धीमी और प्यारी आवाज उसके कानों में फुसफुसाई, मैं गलत थी। शिवांश के होंठ ट्विच हुए। क्या कहा? उन्होंने पूछा। मैंने कहा मैं गलत थी, अनन्या ने सॉफ्टली कहा। मैं नहीं सुन पा रहा, शिवांश ने कहा। अनन्या का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। मैंने कहा मैं गलत थी, उसने सिट अप करके कहा। शिवांश की आंखों में डिजाय और गहराई थी। वो जान गए कि अनन्या उसके ऊपर बैठी है। अनन्या ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, मुझे पता है कि आपने सुना, हाँ, पर मुझे माफी नहीं सुनाई, शिवांश ने कहा। अनन्या ने समझा कि अब उसे अपोलोजाइज करना है, गुस्सा नहीं दिखाना। उसने उसके चेस्ट पर फिंगर्स से हल्का सर्कल बनाया। सॉफ्ट आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। शिवांश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने अपने हाथ उसके हिप्स पर रख दिए ताकि वो गिर न जाए। अनन्या का सारा गिल्ट और गुस्सा वॉश हो गया। उसने फिर से अपना बॉडी उसके ऊपर रखा। शिवांश ने आराम की सांस ली और उसका फेस उसके हेयर में दबाया। कल मैं साहिल खुराना से मिला, उसने उसके शोल्डर्स के पास कहा। हमने शांति से बात की। अच्छा? शिवांश ने ध्यान से सुना। हाँ, अंत में हम फ्रेंड्स रहेंगे। शिवांश थोड़े अपसेट हुए। उन्होंने बोलना शुरू किया, पर अनन्या ने बीच में रोक दिया। मुझे उसे अपने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चाहिए। एक बार रिजेक्ट होने के बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा। तुम इतनी सर्टेनिटी कैसे जान सकती हो? क्योंकि मैं उसे बहुत समय से जानती हूँ और मैं उसे भाई की तरह देखती हूँ। मुझे भरोसा करो, मैं उसे रोमांटिक पार्टनर कभी नहीं देखूंगी। शिवांश की आर्म उसके बॉडी पर फर्म हो गई, जैसे उसे होल्ड किया। दोनों थोड़ी देर शांत रहे। अनन्या ने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शिवांश ने सोचा कि शायद उसे हेलुसिनेशन हो रही है। क्या कहा? अनन्या ने मुस्कुराते हुए दोहराया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शिवांश की आंखों में खुशी छलक आई। तुम्हें पता है मैं इसे सुनने के लिए कितना इंतजार कर रहा था? उन्होंने कहा और उसे और पास खींचा। पागल लड़की, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उन्होंने विस्पर किया और उसके लिप्स को जेंटली लॉक किया। उनका पहला किस सॉफ्ट और स्वीट था, फिर धीरे धीरे पैशनेट हो गया। चलो अभी बस करते हैं, शिवांश ने सॉफ्टली कहा और बेड से उतर गए। शिवांश बेड के एज पर बैठकर फोन देखा। सडनली अनन्या ने अपना हेड उसके शोल्डर्स पर रखा और जेंटल सर्कल्स बनाई। चलो मैरिज ब्यूरो चलते हैं, अनन्या ने डिसाइड किया। शिवांश के हाथ से फोन गिर गया। शॉक्ड, लेकिन जल्दी समझ आए। उन्होंने उसे हग किया और बेड पर गिर गए। उसकी हंसी शिवांश के दिल को छू रही थी। क्या तुम सच में शो हो? उन्होंने पूछा। हाँ, तो चलो, शिवांश ने कहा और उसे बाहर की तरफ खींचा। अनन्या ने उसकी आर्म पकड़कर कहा, पहले हम रेडी हो लें, मैं शावर लेती हूँ। वो मुस्कुराई और बाथरूम चली गई। टूथब्रश किया, शावर लिया और सफेद टॉवल में बाहर आए। शिवांश पहले से तैयार थे। अनन्या ने नीला टॉप और व्हाइट रिप्ड जीन्स पहनी और मैचिंग पर्स उठाया। नीचे आते ही शिवांश इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कफ ठीक किया और जैसे ही अनन्या आए, उनके हाथ में हाथ डालकर बाहर निकल गए।
कार में बैठते ही अनन्या ने हाथ उसके थाई पर रखा और कहा, रिलैक्स। मुझे मत देखो जैसे मैं भाग जाऊं। मैं वरीड था कि तुम अपना माइंड बदल दो। शिवांश ने उसके फेस को होल्ड करके नोज और फोरहेड पर किस किया। मैं नहीं बदलूंगी, उसने लाफ करते हुए कहा। शिवांश ने आखिरी बार उसके चीक पर किस किया और रोहित से कहा, मैरिज ब्यूरो चलते हैं। रोहित ने सरप्राइज से चौंक किया, फिर स्माइल करते हुए ड्राइव शुरू किया। अध्याय 263 सरप्राइजेस। शिवांश मल्होत्रा और अनन्या ओबरॉय सिर्फ 30 मिनट में मैरिज ब्यूरो से बाहर निकले। उनके हाथ में मैरिज लाइसेंस और सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्हें कानूनी तौर पर पति पत्नी साबित करते थे। सुरक्षा के लिए राजत, शिवांश का असिस्टेंट, को पहले से सूचित किया गया था ताकि सभी कर्मचारियों और वकीलों से एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाए। अगर यह खबर बाहर निकलती तो काफी हलचल मच जाती। दोनों फैमिलीज की ब्लेसिंग के बिना मैरिज ब्यूरो जाना रिस्क था, लेकिन शिवांश के लिए यह सब मीनिंगलेस था। आखिर क्या फायदा ब्लेसिंग का जब दोनों फैमिलीज की मैरिजेज ही अनस्टेबल है। ऑफिस चलते हैं, अनन्या ने कहा जब वे अपनी ब्लैक मेबाक में बैठे। मुझे एलन जाना है कुछ मीटिंग्स अरेंज करने के लिए। शिवांश ने सिर हिलाया। ठीक है, पहले एलन चलते हैं। कार में अनन्या खुद को संभाल रही थी। उसकी एक्साइटमेंट छुप नहीं रही थी। वो अभी भी डिसबिलीफ में थी कि अब वो और शिवांश ऑफिशियली रजिस्टर्ड पति पत्नी थे। उसके पर्स में डॉक्यूमेंट्स की कॉपी थी और ओरिजिनल राजट घर भेज रहा था ताकि लीक ना हो। जैसे ही कार एलन पहुंची, अनन्या दूर खोलने ही वाली थी कि शिवांश की मजबूत बाहें उसके वेस्ट में लिपट गईं। उसके बॉडी की गर्माहट महसूस हुई और उसके कानों में शिवांश की सांस की टिकल ने उसे हिला दिया। आज रात मिलेंगे, शिवांश ने लो और सेडक्टिव आवाज में फुसफुसाया। उसने उसके कान के पीछे किस किया और धीरे धीरे नेक तक ट्रेल किया। अनन्या ने हल्की प्लेजर की आवाज निकाली, लेकिन जब लगा कि आगे कुछ होगा, शिवांश सडनली रुक गए। काम पर फोकस करो मेरी जान। उन्होंने उसके कॉलर को एडजस्ट किया ताकि मार्क छुपा रहे और उसके सिर पर लास्ट किस किया। अनन्या ने आंखें मिचकाई और कार से बाहर चली गई। अनन्या जल्दी से कॉलर ऊपर खींचती हुई ऑफिस की तरफ बढ़ी। प्राइवेट की कार्ड स्वाइप करके एलिवेटर से ऊपर पहुंची और डिस्क्रीट हॉलवे से अपने ऑफिस की तरफ गई। उसने डिसाइड किया कि सीईओ बनने के बाद यह ऑफिस उसका ऑफिशियल ऑफिस होगा। जैसे ही उसने साहिल खुराना और ऋतिक के एरिया के पास पहुंचकर हल्की कमोशन सुनी, उसने दूर खोलने की कोशिश की। मीटिंग एक वीक आगे बढ़ गई। कल साहिल पेसिंग कर रहे थे और ऋतिक टेंशन में थे। मैं उसे मना नहीं पाऊंगा, साहिल ने नेल्स चबाते हुए कहा। अनन्या ने तुरंत दूर खोलकर ऑफिस में कदम रखा। क्या हुआ? साहिल का रिएक्शन इंस्टेंट था। उसने गल्प किया। प्रॉमिस करो कि तुम मुझे मारो ही नहीं। मैं एम्प्टी प्रॉमिसेस नहीं देती। अनन्या मुस्कुराई और काउच पर बैठ गई। उसके लूबिटन रेड बॉटम्स की आवाज फ्लो पर एको कर रही थी। ऋतिक को पता था कि अब बड़ा ड्रामा होने वाला है। वो बाहर जाना चाहता था पर अपने वीपी को अकेला छोड़ नहीं सकता था। प्राइवेट मीटिंग्स के बारे में साहिल ने कहा। एक में कबीर कपूर है। अनन्या का फेस एक्सप्रेशनलेस हो गया। उसकी ऑबन आइज डार्क हुई। क्या कहा? सुनो, साहिल हकलाया। मीटिंग कब है? अनन्या ने पूछा। कल दोपहर 2 बजे शार्प। साहिल ने डेस्क पकड़ लिया। अनन्या का इंटिमिडेटिंग ऑरा हर तरफ फैल गया। उसकी टाइगर जैसी आंखें साहिल को पेनेट्रेट कर रही थीं। अनन्या ने सोचा कि कबीर कपूर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सब्सिडरी शुरू करना चाहता है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो टॉप एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को अपनी कंपनी में ले आएगा। सेलिब्रिटीज के कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट करना बहुत एक्सपेंसिव होगा। उसने सोचा। क्या उसने बिल्डिंग डिसाइड कर ली या नया कंस्ट्रक्ट करना चाहता है? अनन्या ने फोल्डर ओपन किया और प्रपोजल पढ़ा। सब कुछ परफेक्ट था, ऑलमोस्ट सस्पिशियसली परफेक्ट। उसने नंबर्स कैलकुलेट किए। प्रॉफिट कम लग रहा था। मैं कल वहां रहूंगी, अनन्या ने कहा। नंबर्स नेगोशिएट करोगी? ये काफी लो है। साहिल उसकी गार्डेड फेस को देखकर डर गया। और कोई सरप्राइजेज है? अनन्या ने स्निप किया। प्राइवेट मीटिंग्स के अलावा नहीं। अनन्या ने सिर हिलाया। डिबर्ट बैंक्वेट एक वीक बाद है। तुम प्लानिंग के लिए रेडी रहना। बिना विरोध सुने वो बाहर चली गई। साहिल चेयर में स्लंप कर गया। उसने गहरी सांस ली। अब असली माउंटेन फेस करना बाकी था। प्लानर्स और डेकोरेटर्स को कांटेक्ट करो। बैंक्वेट की प्रिपरेशन शुरू करो, उसने ऋतिक से कहा। चैप्टर 264 रिवर ऑफ ब्लड। मल्होत्रा एंटरप्राइज। स्पेशियस ऑफिस में 2 पावरफुल लोग थे। उनके प्रेजेंस ने पूरे कमरे को भर दिया था। कॉफी टेबल पर चाय रखी गई थी, लेकिन दोनों ने एक सीप भी नहीं लिया। समय बीतता गया और चाय ठंडी हो गई। पूरे कमरे में केवल घड़ी की टिक सुनाई दे रही थी। जोरवार ओबरॉय सीधे शिवांश के सामने बैठे थे। शिवांश का पोस्चर अब तक वैसा ही था जैसा उसने बैठते समय रखा था। जोरवार को समझना मुश्किल था कि शिवांश क्या सोच रहा है, क्योंकि वो हमेशा पोकर फेस बनाए रखता था। तुमने मेरे बेटे को पकड़ लिया है, जोरवार ने साइलेंस टूटने के बाद कहा। किस लिए? उन्होंने अपनी रिस्ट फ्लिक की और एक और टीपॉट और कप सामने लाए गए। मानव राव ने जोरवार के लिए चाय डाली और शिवांश के सामने भी फ्रेश कप रखा। उसने आपकी ग्रैंडडॉटर को किडनैप किया, शिवांश ने गंभीरता से कहा।
उसका प्लान था कि उसके मेमोरीज अरेज करे और उसे विदेश की शादी के लिए बेच दे, प्रॉफिट के लिए। तो फिर मेरे एल्डेस्ट को टॉर्चर करना पॉइंटलेस था। जोरवार ने अपने वुई उलोंग टी का सीप लिया। मीटिंग के लिए बुलाए जाने से पहले उन्हें कल की पूरी सिचुएशन बताई गई थी। उसने ओब्रॉय कॉर्पोरेशन को रूइन करने की योजना बनाई थी। शिवांश ने श्रग किया। इनोसेंट लोगों के सैक्रिफाइस पर उसे कोई रिमॉर्स नहीं था। बस अनन्या ओब्रॉय को सेफ रखना उसका मकसद था। और उसने मेरे वुमन को ड्रग करने तक के थॉट्स किए थे। जोरवर हमेशा चकित रहते थे कि शिवांश इतना स्टोइक कैसे रह सकता है। कोई क्राइम उसे डिस्टर्ब नहीं करता। और अगर उसके पिता ही किडनैपिंग के पीछे नहीं थे? जोरवर ने पूछा। सारे लीड्स उसी तक पहुंचते हैं, शिवांश ने कूल जवाब दिया। लेकिन तुम्हें कैसे इतना भरोसा? मैं अपने लोगों पर भरोसा करता हूं, शिवांश ने कोल्ड रिप्लाई दिया। उसकी अथॉरिटी क्वेश्चन होने पर वो गुस्सा नहीं होता। लेकिन अनन्या के लिए वो खुद को काम रखता था। तुम इसके साथ क्या करोगे? जोरवर ने पूछा। तुम क्या सोचते हो मुझे करना चाहिए? शिवांश ने चाय सिप करते हुए कैजुअल टोन में कहा। वो इस आदमी को डेथ से भी वर्स फेट देना चाहता था। तुम मुझे बहुत टफ सिचुएशन में छोड़ रहे हो। जोरवार ने कनिंग लाफ्टर दी। तुमने मेरे 2 बेटे पकड़ लिए। ए सिलेक्ट करने पर मैं क्या करूंगा? इजी, चूज अनन्या ओब्रॉय। जोरवार की लाफ्टर कमरे में गूंज उठी। अच्छा है कि तुम मेरी ग्रैंडडॉटर के बेस्ट इंटेंशंस देखते हो, लेकिन ध्यान रहे वो पहले से फेली के साथ ऑक्यूपाइड है। वो दोनों मैनेज कर सकती है। शिवांश ने पूरा भरोसा जताया। अगर उसे मदद चाहिए वो खुद सब छोड़कर चला जाएगा। लेकिन मेरे बाकी ग्रैंडचिल्ड्रन को अनफेयर लगेगा। जो रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं उन्हें मेजर शेयर्स दे दो। लेकिन अनन्या ओब्रॉय से ज्यादा नहीं। जोरवार की लिप्स स्माइल में स्ट्रेच हो गई। लगता है इस बॉय की पैम्परिंग का कोई लिमिट नहीं। वो समझ नहीं पा रहा कि इस न्यूज पर हंसे या रोए। तुम उस पर स्मिटन हो। तुम्हारे ग्रैंडफादर को पता है? नहीं, शिवांश ने जानबूझकर वो लिए नहीं बताए। अनन्या समझ जाएगी। लेकिन जोरवर शायद अफेंड हो जाए। तुम्हारा ग्रैंडफादर कोई सीनाइल ओल्ड फूल नहीं है। वो इवेंचुअली सच जान जाएगा और मैं तब भी तैयार रहूंगा, शिवांश ने कॉन्फिडेंट रिप्लाई दिया। वो ऐसी हार्मलेस आइडिया से प्रभावित नहीं हुआ। उसके मेन रेडी थे। अनन्या की सिक्योरिटी परफेक्ट थी। जोरवार ने शिवांश के फेस को स्टडी किया। कैसे कोई आदमी इतना स्टोइक हो सकता है? उसके आईज ब्लीक और लाइफलेस थे, लेकिन उसने अपने ग्रैंडडॉटर के लिए कितने लोग मार दिए, ये सोचते ही याद ताजा हो गई। देख रहा हूं, तुम्हारी सेक्रेटरी को हटाया गया, जो तुम्हें पहले करनी चाहिए थी, जोरवार ने कहा। हाँ, वो मेरी वुमन को अपसेट कर रही थी, शिवांश ने कैजुअली कहा। वो हमेशा मेरी ग्रैंडडॉटर को डिस्टर्ब करती थी। अब ध्यान आया? जोरवार ने चकल किया। शिवांश ने कमेंट नहीं किया। अगर तुम मेरे बेटे को पकड़ते हो तो उसकी वाइफ और बच्चों का क्या होगा? वाइफ एक मल्होत्रा है और बेटी ओब्रॉय है, शिवांश ने स्कॉफ किया। ऐसे पावरफुल नामों के सामने उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जोरवर ने हेड बैक करके लाफ किया। हाँ, सही है। अगर वे शांतिपूर्वक रहें तो कोई मिसफॉर्चून नहीं आएगा, अनलेस वे किडनैपिंग में भी इन्वॉल्व हो, शिवांश ने इजीली रिप्लाई किया। तो फिर रिवर ऑफ ब्लड कितना भी लंबा क्यों ना हो, सब रैट्स खत्म होंगे। और मेरी ग्रैंडडॉटर को कैसे समझाओगे जब वो पाएगी कि तुमने उसके फादर को किडनैप किया और पूरा फैमिली मैसेकर करने का प्लान बनाया? शिवांश ने आईब्राउ रेज किया। उसे ऐसे लो लिव्स की जरूरत नहीं। हमारा फ्यूचर फैमिली काफी होगा। जोरवर को यकीन नहीं आया कि यह बॉय इतना चीकी और एरोगेंट कैसे हो सकता है। फ्यूचर फैमिली के बारे में बोलते हुए ऐसा लगता था कि सब ऑलरेडी सेट है। अनलेस तुम्हारे पास मेरी ग्रैंडडॉटर के साथ मैरिज लाइसेंस है, शिवांश ने कमेंट नहीं किया। उसने सिर्फ आगे देखा। शिवांश, तुम कितना स्नीकी और स्कीमिंग हो, जोरवार ने ग्राउल किया। क्यों लगता है कि मैंने ऐसा किया? शिवांश ने स्मर्क के साथ पूछा। और क्यों लगता है कि मैंने नहीं किया? रीडल्स मत बोलो। मैं अभी अपनी ग्रैंडडॉटर के पास जाऊंगा। सच बताओ, क्या तुमने मैरिज ब्यूरो गया? जोरवार ने टीकअप स्लैम किया। यह अच्छी खबर नहीं थी, खासकर जब एक क्रेजी जनरल उसे हंट कर रहा था। क्यों नहीं पूछते उसे? शिवांश ने उठते हुए कहा। जैसे ही रजत आया, प्रेसिडेंट शिवांश, माफ कीजिए इंट्रूजन के लिए। एक्शन टेक्नोलॉजी की मीटिंग 10 मिनट में शुरू होगी, रजत ने कहा। जोरवार अपनी पोजीशन में रहे और रिस्ट फ्लिक किया। मानव राव आए। एक्शन टेक्नोलॉजी को नोटिफाई करो कि मीटिंग 30 मिनट्स। एक्शन टेक्नोलॉजी को नोटिफाई करो कि मीटिंग 30 मिनट्स लेट है। मेरी डिस्कशन शिवांश के साथ अभी खत्म नहीं हुई। शिवांश की डेडली आइज जोरवार पर पड़ी। बहुत बोल्ड हो गए हो ओल्ड मैन, तुम भी कम नहीं। बच्चा, जोरवार ने ग्रंटेड। एक्शन टेक्नोलॉजी की मीटिंग प्लान के अनुसार प्रोसीड होगी। शिवांश स्टॉर्म करके बाहर गया। बाहर खड़े मैन ने एक कदम भी नहीं उठाने दिया। शिवांश ने फिंगर स्नैप किया और आर्म्ड मैन शैडो से बाहर आए। गन्स रेडी, रेड डॉट लेजर सेट। जोरवार के मैन क्लियरली इंटिमिडेटेड थे, लेकिन कुछ नहीं बोले। 5 मैन भी शिवांश के ट्रेन मैन को रोक नहीं सकते थे। अनन्या की सुरक्षा सबसे टॉप नॉच थी। जोरवार शिवांश के पीछे खड़े हुए और हस्ट लेकिन स्टर्न वॉइस में पूछा, क्या तुमने मेरी ग्रैंडडॉटर से शादी किया नहीं? केवल शिवांश ने सुना।
शिवांश ने इग्नोर किया और रूम छोड़ दिया। अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। उसने जैसे मन किया। जोरवार शिवांश के पीछे देख रहे थे। यंग मैन टॉल और वाइट था, हॉलवे में डिसअपियर हो गया। प्राइवेट टीम और बॉडीगार्ड्स के साथ जोरवार ने टीथ ग्रिट किए और मानव राव की ओर मुड़े। का प्रिपेयर करो, हम सेरुलियन वाटर पवेलियंस जा रहे हैं। अध्याय 265 सेंड यू ओवरसीज। अनन्या ओब्रॉय ने डिसाइड किया कि अब सेरुलियन वाटर्स पवेलियन लौटने का सही समय है, क्योंकि वो पिछली रात वहां नहीं गई थी। वो अपनी प्राइवेट कार में बैठी और शोफर को डेस्टिनेशन बता दिया। वहीं शहर के आउटस्कर्ट्स में एक नर्वस महिला काउच में पीछे की ओर सिकुड़ रही थी, जैसे कि उसके सामने एक ओल्डर आदमी खड़ा हो जिसकी ओवरबेयरिंग प्रेजेंस उसके दादा जोरवर ओब्रॉय से मिलती जुलती थी। रिया को नहीं पता था कि अनन्या कहाँ है। कल एलन में कुछ बिजनेस मीटिंग की बात हुई थी और तब से वो लौटकर नहीं आई थी। हर गुजरते पल के साथ उसकी साइलेंस जोरवर ओब्रॉय को इरिटेट कर रही थी। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, मेरी पोती कहाँ है? रिया की आंखें दरवाजे की ओर डाट हुई। उसने कोई अच्छा एक्सक्यूज सोचने की कोशिश की। उसे लग रहा था कि अनन्या शायद शिवम के घर गई होगी, सीक्रेट रिवील न करने के लिए। उसने कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता। उसने मुझे नहीं बताया कि वो आज सुबह कहाँ जा रही थी। आज सुबह? जोरवार ओब्रॉय ने पूछते हुए उसकी तरफ निगाहें टेढ़ी की। उसने जो कहा उसकी रेपिटेशन ने रिया को नर्वस कर दिया। क्या उन्होंने उसकी लाई देख ली? उसका फेस डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ था, जिससे उसे लगा कि वो उस पर शक कर रहे हैं। लिटिल डिड शी नो, जोरवार ओब्रॉय बस एक ट्रिक खेल रहे थे ये देखने के लिए कि क्या वो बहस करेगी। उसे याद आया कि यह यंग लेडी नॉर्मली बहुत टॉकेटिव थी। इंटेरोगेशन में शांत रहना या तो उसके इंटेलिजेंस की कमी थी या लॉयल्टी का प्रूफ। जोरवार ओब्रॉय ने मान लिया कि वो लॉयल है। रिया प्लश काउच में स्क्वर्म कर रही थी। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। ऊपर वाले गॉड्स ने उसकी डेस्परेट कॉलिंग सुनी होगी, क्योंकि दरवाजा खोला गया और वो महिला सामने आए, अनन्या ओब्रॉय। अनन्या ने अपना कोट हाउसकीपर को दिया। उसकी नजरें जोरवार ओब्रॉय और रिया पर पड़ी। दोनों खुश नहीं दिख रहे थे। क्या हुआ? अनन्या की नजरें रिया से मिली और दोनों ने साइलेंट समझौता किया। आज सुबह आप कहाँ थी? जोरवार ओब्रॉय ने पूछा जब वो रिया के बगल में बैठी। मैं वहां थी, अनन्या ने ट्रेलिंग किया, फिर रिया को देखकर आगे नहीं बढ़ाया। एक इन्वेस्टमेंट फर्म में। जोरवार ओब्रॉय ने समझ लिया कि वो एलन का मतलब कर रही थी। उसने अपने वर्ड्स को ध्यान से नोट किया और फिर एक और खतरे वाला सवाल पूछा। और उस दौरान जब आपको इस घर में रहना चाहिए था, आप कहाँ थी? अनन्या की स्माइल ट्विच हुई। आपका मतलब क्या है? मेरे किसी आदमी ने आपको कभी इस प्रेमिस में आते या जाते नहीं देखा। क्या आपके लोग इस घर पर नजर रखते हैं? अनन्या ने टॉपिक डाइवर्ट करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि रिया की हाथ ने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया। फिर वो जल्दी से स्टेयर्स की ओर भागी, इस स्कैरी आदमी से दूर। अनन्या हंस पड़ी जब उसने रिया की बिहेवियर देखी, जो एक फ्राइटन लिटिल माउस जैसी थी। उसके पास एल्डर ओमकार मल्होत्रा जैसे ग्रैंडफादर थे और उसे उनसे डर नहीं था। फिर जोरवार ओब्रॉय में इतना डर क्यों था? हाँ, यह आपकी सेफ्टी के लिए है। जोरवार ओब्रॉय ने अपना कप उठाया। मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा, जनरल आपको ढूंढ रहा है। अनन्या की स्माइल कंप्लीटली ड्रॉप हो गई। हाँ, मुझे कल ही इसकी जानकारी मिली थी। अब आप क्या करेगी? जोरवार ओब्रॉय ने कप की खुशबू सूंघते हुए रखा। उन्हें फ्लोरल टीज पसंद नहीं थे। मैं क्या कर सकती हूँ? यह नहीं कि मैं इंडियन मिलिट्री से भाग जाऊं, जहां मेरी सभी ऑब्लिगेशंस है। अनन्या ने साय किया। मैं सिर्फ उसे फेस कर सकती हूँ। मैं अरेंज कर सकता हूँ प्राइवेट फ्लाइट जो आपको ओवरसीज भेज देगा, जब तक सभी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाएं। अनन्या ने सिर शेक किया। नहीं, मुझे एलन के बारे में चिंता करनी है। क्या यही एक वजह है? जोरवार ओब्रॉय ने एक ब्राउ रेज किया। उनके फेस पर प्लेजेंट्रीज थी जो वार्निंग छुपा रही थी। आप मेरी दूसरी वजह ऑलरेडी जानते हैं। अनन्या ने हल्की लाफ्टर दी। हाँ, उस पंक की बात करें। उसने आज हमारी मीटिंग से मुझे डिसमिस किया। उसे एक अच्छी सजा मिलनी चाहिए। उसे एल्डर्स को ठीक से ट्रीट करना सीखना चाहिए। जोरवार ओब्रॉय ने स्नाल किया। आपको देखना चाहिए कि वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में कैसे बोलता है। अनन्या ने हंसते हुए शेक किया। मैं ऑलरेडी जानता हूं, और उसका ग्रैंडफादर भी उसके बारे में वैसे ही बोलते हैं। जोरवार ओब्रॉय ने स्कॉफ किया। नाइदर ग्रैंडसन नॉर ग्रैंडफादर का हेल्दी रिलेशनशिप था, लेकिन कम से कम म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। अनन्या, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सच में जवाब दें। जोरवार ओब्रॉय ने अपनी अंगूठी ट्विस्ट की। वाइफ बहुत साल पहले मर चुकी थी, फिर भी उन्होंने अंगूठी पहनी थी। क्या आपने मैरिज ब्यूरो शिवांश मल्होत्रा के साथ गए थे? अनन्या ने गहरी सांस ली। वो अपने ग्रैंडफादर से झूठ नहीं बोल सकती थी, या फिर वो नहीं चाहती थी। क्या आप किसी उत्तर से नाराज होंगे? जोरवार ओब्रॉय साइलेंट हो गए। यदि उसने हाँ कहा होता तो वो एंगर महसूस करते। फिर भी उन्होंने समझ लिया कि यह स्टेप इनएविटेबल था। शिवांश उसके प्रति ऑब्सेस्ड और स्मिटन था। मैरिज सूनर या लेटर आएगा। वो केवल विश करते कि तब तक वो जिंदगी की ट्रबल्स खत्म हो जाएं। नहीं, अनन्या ने अपने ग्रैंडफादर का एक्सप्रेशन स्टडी किया।
उसे याद आया कि लोग उसकी फादर्स आइज की कॉम्प्लीमेंट करते थे, लेकिन वास्तव में वो जोरवार ओब्रॉय की तरह थी। नथिंग कुड एवर गेट पास्ट देम। हाँ, उसने सॉफ्टली विस्पर किया। क्यों? यह सही लगा। जोरवार ओब्रॉय ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। टाइनी डिम्यूअर स्माइल उसके लिप्स पर थी। उसकी आंखें सॉफ्ट और टेंडर थी मैरिज के बारे में। वो डिसीजन से बहुत हैप्पी थी और आखिर में यही मैटर करता था। वो विश कर रहे थे कि वो फ्यूचर में कभी रिग्रेट न करे। क्या आप उससे प्यार करती हैं? अनन्या ने हेड काउच पर टिकाया और सीलिंग की ओर देखती रही जहां शैंपेन गोल्ड शैंडिलियर हैंगिंग थी। इस हद तक कि मैं हमारे बच्चों के सपने देखने लगी हूं। जोरवार ओब्रॉय ने गहरी सांस ली। वो सच में बदल गई है और बेहतर हुई है। बहुत अच्छा, उन्होंने क्वाइटली कहा। जैसा कि आप ऑलरेडी जानती हैं अन्नू, आपको मेरी ब्लेसिंग्स है। अनन्या ने अपने ग्रैंडफादर की ओर सिर टिल्ट किया, रिलैक्स्ड स्माइल के साथ। मुझे पता है, शुरुआत में जोरवार ओब्रॉय रिलक्टेंट थे ये वर्ड्स बोलने में, खासकर उस छोटी मिंक्स के चलते जो शिवांश के आसपास घूम रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो आदमी के साथ इतनी हैप्पी है और पॉजिटिवली बदल गई है, जोरवार नहीं चाहते थे कि उसकी हैप्पीनेस को डिनाई किया जाए। उन्होंने बस साइलेंटली पीछे खड़े होकर उसे सपोर्ट किया। ये सबसे कम था जो उन्होंने अपने मिस्टेक्स के बाद किया। चैप्टर 266। परवर्टेड। जोरवार ओब्रॉय को शक था कि अनन्या शिवांश के साथ रह रही है, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक दिन अनन्या खुद उन्हें सच बताएगी, बजाय इसके कि वो इसे छुपाए। उन्हें डर था कि अगर सच अभी सामने आया तो उनका गुस्सा सामने आएगा। असल में जोरवार को यह भी पता था कि शिवांश के पास रहना इस घर में रहने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। शिवांश के घर में काम करने वाले सभी लोग लड़ाई में एक्सपर्ट थे, चाहे बंदूक हो या चाकू। और अगर कुछ भी हुआ, उनकी पहली प्रायोरिटी हमेशा अनन्या की सुरक्षा ही होती। क्या तुम शिवांश को जनरल के बारे में बताओगी? जोरवार ने गंभीर स्वर में पूछा। अनन्या ने अपने होंठ चबाए। वो नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि अगर शिवांश को पता चला कि कोई उसके पीछे पड़ा है तो वो कितना अग्रेसिव हो सकता है, और यह व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता था उसे वापस अपने पास लाने के लिए। वो शिवांश को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आप बताएंगे? उसने झिझकते हुए पूछा। हाँ, नहीं, अनन्या ने घबराते हुए कहा। अगर किसी को बताना है तो ये सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। उसे अच्छा नहीं लगता कि शिवांश किसी और से सच सुने। धीरे से उसने कहा, मैं इवेंचुअली बताऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ी सोचने की जरूरत है। तुम किस बात की इतनी चिंता कर रही हो? मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से चिंता करे। उसके पास पहले से ही कंपनी और ट्रायड की जिम्मेदारी है। फालतू चीजों को इतना महत्व क्यों देती हो? जोरवार ने सिर हिलाकर पूछा। उसके जीवन में तुम उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो, बाकी सब सिर्फ हॉबीज है। अनन्या ने सोचा कि क्यों वो ऐसा करती है। पहले वो सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड थी। हर चीज का केंद्र खुद होता था। उसने अपने तरीके से कबीर कपूर के जीवन में जगह बनाई, भले ही वो न चाहता हो। वो नहीं चाहती थी कि शिवांश उसे छोड़ दे अगर वो अचानक उसका पूरा ध्यान डिमांड करने लगे। तुम उसकी लीगली वाइफ हो। तुम उसका पूरा ध्यान ले सकती हो और उसका पूरा जीवन अपने इर्द गिर्द घुमा सकती हो। मुझे नहीं लगता कि वो विरोध करेगा, खासकर इस फेज में जब तुम दोनों खुश हो। जोरवार ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या के पास हर कार्ड था, फिर भी उसने उसे प्ले नहीं किया। ये फुलिश था और सब कुछ के खिलाफ था जो जोरवार ने उसे सिखाया। मुझे पता है, अनन्या ने धीरे कहा, लेकिन ये फेयर नहीं है। वो कबीर कपूर नहीं है, जोरवार ने ठंडे स्वर में कहा। वो उसकी आंखों में देख रहे थे। भले ही कई चीजें कबीर और शिवांश को अलग बनाती थी, वो जानते थे कि अनन्या अभी भी डर रही थी। पुराने वुंड्स आसानी से नहीं भूलते। शिवांश कभी तुम्हें दूर नहीं करेगा। जितना कम तुम उसे बताओगी, वो उतना ही और समझने की कोशिश करेगा। जोरवार ने मन ही मन सोचा, यंग लव कितना सुंदर होता है। जोरवार ने समय देखा। अन्नू, उसके साथ बैठकर बात करो, वो तुम्हारी समस्याएं समझ जाएगा। अगर तुम खुद उसे बताओगी। अनन्या ने धीरे सिर हिलाया। ठीक है। जोरवार का ग्रम्पी फेस धीरे धीरे मुस्कान में बदल गया। वो उठे और उसके गाल पर हल्की सी पट दी। फालतू चीजों की चिंता मत करो, उन्होंने कहा, और घर से बाहर चले गए। दरवाजा बंद कर लिया। नीचे रिया ने दरवाजे की आवाज सुनी और जल्दी से नीचे आए। कल तुम कहाँ थी? उसने पूछा और सोफे पर बैठ गई। मैं बिजनेस लंच पर गई थी और रात कहीं और बिताई। रिया ने टीजिंग लाफ की। तो एम आई गोइंग टू गेट अ क्यूट नीस और नेफ्यू सून? 9 months फ्रॉम नाउ। उसने एलन की तरफ इशारा किया और उसकी चीक्स लाल हो गई। नहीं, रियली? रिया ने सरप्राइज से कहा। अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। रिया ने मून बनाते हुए पूछा। क्यों? क्योंकि तुम उसकी देखभाल नहीं कर सकती। अनन्या ने टीजिंग किया और उसका नाक पिंच किया। फिर वो रसोई की ओर चली गई। पूरा दिन उसने बहुत कम खाया था और वो भूखी थी। वेट, अगर मैं सीख लूं तो क्या तुम मुझे भतीजी दोगी? रिया ने उसका एल्बो पकड़कर पीछा किया। नोप। अनन्या ने उसका नाक टैप किया और जैसे ही उसने पेन निकाला, हाउसकीपर आए। मैडम, आपको क्या खाना पसंद होगा? जस्ट अ लाइट लंच, अनन्या ने कहा। हमारे लिए 2 हेवी लंच भी रख दो। थैंक्स, रिया ने बीच में बोलते हुए कहा और उसे किचन से बाहर खींचा।
आई स्टिल हैव टू ईट डिनर, अनन्या ने कहा। ओ माई ब्रदर, रिया ने धीरे से कहा। क्या? अनन्या ने पूछा। नथिंग। डोंट वरी, रिया ने विंक किया और उसे फोये में ले गई। ऊपर जाते हुए रिया का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, मैनेजर फ्रॉम हेल। आग। रिया ने थककर ग्रोन किया और कॉल डिक्लाइन कर दी। व्हाट हैपेंड? अनन्या ने पूछा और उसे सोफे पर बिठाया। लंबे समय बाद दोनों की तरह बातचीत हो रही थी। वेल, यू नो आई स्टार्टेड YRQ, राइट? रिया ने कहा। आई थॉट इट वुड बी बेटर टू फोकस ऑन द ब्रांड इंस्टेड ऑफ मॉडलिंग। अनन्या ने समझ लिया। यू आर क्विटिंग मॉडलिंग? हाँ, बहुत टायरिंग और ड्रेनिंग है, रिया ने कहा। उसने डिसाइड किया था कि रेजिग्नेशन देनी चाहिए। मैनेजर ने भी इसे नोटिस किया था। ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। मैं सोच रही थी रेजिग्नेशन देने की, आहन वाले इंसिडेंट से पहले, और यही वजह थी हमारी फाइट की, रिया ने धीरे कहा। ग्रैंडफादर के बैंक्वेट से पहले हम दोनों के बीच कई आर्ग्यूमेंट्स हुए और उस रात मैंने ब्रेकअप किया। यह नहीं जानते कि वो सरप्राइज में घर में था। रिया ने अनन्या के शोल्डर्स पर हेड रेस्टिंग किया। मॉडलिंग इनिशियली एंजॉयबल था, लेकिन जैसे जैसे समय गया बॉर्डम बढ़ी। मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन भी था। जो भी करो रिया, मैं हर स्टेप पर तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। सोच समझकर डिजाइन्स लो और रिग्रेट मत करना, अनन्या ने कहा। ओके, रिया ने क्वाइटली स्माइल किया और धीरे धीरे स्लीप में चली गई। अनन्या ने कुछ मिनट इंतजार किया, फिर धीरे धीरे रिया को सोफे पर लेटाया, ब्लैंकेट लिया और उसके ऊपर डाल दिया। उसे पूरा रेस्ट चाहिए था और अनन्या ने डिस्टर्ब नहीं किया। चैप्टर 267 ऑल ऑफ माई फॉर्चून। राजत हाथ में टैबलेट लेकर कमरे में आया। सर, जैसा आपने सोचा था, हमारी टीम में एक मोल था। उसने वीडियो चालू किया जिसमें एक आदमी पकड़ा जा रहा था। यह मास्टर शिवांश के लिए काम कर रहा था और रिपोर्ट भेजता था, लेकिन वो इंटरवल्स में करता था। इसलिए हमने ज्यादा कुछ भेजे जाने से पहले ही रोक और एडिट कर दिया। शिवांश मल्होत्रा ने टाइपिंग रोककर सिर हिलाया और फिर काम में लग गया। यूज खत्म कर दो, राजत तुरंत समझ गया। हमारे लोग उसकी रेजिग्नेशन लेटर बना देंगे और सभी ट्रेसेस मिटा देंगे। शिवांश ने सिर हिलाया और डॉक्यूमेंट्स पर काम जारी रखा। आपके ऑर्डर्स मुताबिक हमने उन सभी को भी खत्म कर दिया जो मुझे और लेडी बॉस को टेल कर रहे थे, खासकर मेहरा परिवार द्वारा भेजा गया प्राइवेट डिटेक्टिव। शिवांश ने सिर हिलाया। उनकी हड्डियां भी ट्रेसेबल नहीं होनी चाहिए। यस सर। रजत ने टैबलेट में लिस्ट और नोट्स चेक किए। अखिलेश ओब्रॉय किडनैपिंग के मामले में सविता ओब्रॉय ने प्राइवेट डिटेक्टिव्स कांटेक्ट किए हैं। उनकी लॉयल्टी बाय कर दो, शिवांश ने ग्लासेज हटाते हुए कहा। यह खबर महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह अनन्या ओब्रॉय से जुड़ी थी। इंश्योर कि अनन्या के परिवार के कोई भी सदस्य उसे कांटेक्ट ना करे। यस बॉस, राजत ने सिर हिलाया। अखिलेश ओब्रॉय अब कॉन्शियस है। कार रेडी कर दूं वहां जाने के लिए? शिवांश ने पेपरवर्क देखा। बाकी सब काम लगभग खत्म थे। यस, उसने कहा। रजत ने बो किया और बाहर चला गया। शिवांश ने रिमेनिंग पेपर्स फिनिश किए और प्राइवेट गराज की ओर बढ़ा। कार में बैठकर रोहित ने अंडरवर्ल्ड की दिशा में ड्राइव शुरू किया। आज वो हर चीज की तह तक जाएगा। अखिलेश ओब्रॉय अपनी रिस्ट्स और एंकल्स में रिस्ट्रेंट से लड़ने की कोशिश कर रहा था। जब वो कॉन्शियस था तब थोड़ा काम था, लेकिन जैसे ही उसे ब्लैक रूम में डाला गया, पैनिक उसे घेर लिया। कमरे में लगी हथियारों की दीवारें, आयन और सड़े हुए सामान की दुर्गंध सब उसके एंग्जाइटी को बढ़ा रही थी। मेटल डोर का क्लिक हुआ। उसका पूरा शरीर फ्रीज हो गया। कमरे में वो आदमी आया जिसे उसने वहां कभी नहीं सोचा था। पी प्रेसिडेंट शिवांश, अखिलेश ने शौक में कहा। रिलीफ उसके चेहरे पर फैल गया। आप मुझे बचाने आए हैं? जल्दी मेरे रिस्ट्स और एंकल्स की रोप्स खोलिए। शिवांश ने रिस्ट फ्लिक की और अभय मल्होत्रा आगे बढ़ा मदद करने। यह हमेशा मजेदार होता था कि विक्टिम को थोड़ी राहत दी जाए। कई और लोग कमरे में आए। रेडी फॉर इंटेरोगेशन। लोकेश आज फ्लू में था, इसलिए नहीं आया। अखिलेश ने रिस्ट्स रब किए। इट्स सो गुड टू सी यू प्रेसिडेंट शिवांश। मेरी अनफिलियल बेटी बार बार मेरी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करती रही। उसने सिर हिलाया। शी इज बैड टेम्पर्ड और बहुत स्पॉइल्ड। वर्षों की मेहनत का फल यही मिला। मुझे लगता है मेरी यंगेस्ट डॉटर आपके लिए बेटर होगी। वह क्वाइट, पोलाइट और सब कुछ है जो एक वुमन में होना चाहिए, और वो पियानो भी बजाती है। अखिलेश हंसा। शिवांश की आंखों में सटल इमोशन शिफ्ट हो गया, पर अखिलेश यह नहीं समझ पाया। पानी मिल सकता है? मेरी गला बहुत ड्राई है। शिवांश ने अपने लोगों को बोतल लाने का इशारा किया। अभय ने बोतल उठाई और लास्ट मोमेंट में उसके चेहरे पर पानी स्प्लैश कर दिया। अखिलेश ने गुस्से में चिल्लाया, अभय, ये क्या था? आप लोग क्या कर रहे हैं? कई लोग उसके रिस्ट्स पकड़कर रिस्ट्रेन करने लगे। शिवांश ने बटन प्रेस किया और चेन्स नीचे गिर गई। कुछ ही सेकंड्स में अखिलेश चेयर में बाउंड हो गया। प्रेसिडेंट शिवांश, ये क्या हो रहा है? अखिलेश चीखा। क्या यह इसलिए है कि मैंने अपनी यंगेस्ट डॉटर का जिक्र किया? अगर आपको पसंद नहीं तो ठीक है, लेकिन आप उससे मिल लीजिए और शायद अनन्या को मिस्ट्रेस बना लीजिए। मैं अपनी सारी फॉर्चून अपनी यंगेस्ट को दूंगा। अनन्या के लिए एक भी पैसा नहीं। ओ, अभय ने उसके फेस पर स्ट्राइक किया। शिवांश कभी खुद डर्टी वर्क नहीं करता। वो इसके लिए बहुत हाई था।
रजत ने चेयर रखी और शिवांश उसमें बैठा। उसने अपने प्राइवेट सेलर की मिलेनियम वाइन पॉर की। इंटेरोगेशन शुरू करो। बस 3 शब्दों ने अखिलेश को हेल एक्सपीरियंस करा दिया। अनन्या ओब्रॉय ने सर्वेंट्स को आदेश दिया कि रिया की रेस्ट डिस्टर्ब ना हो। बाद में उसने सोचा कि ग्रोसरी शॉपिंग का समय अच्छा रहेगा। सन सेट हो रहा था और डिनर टाइम आने वाला था। कुकिंग से पहले टाइम बर्न करना सही लगा। कार से फर्स्ट हॉस्पिटल के पास पहुंची। रेड लाइट में कार रुकी। तभी उसने वही ग्रैनी वेजिटेबल सेलर देखी। स्ट्रीट में वेजिटेबल सेलिंग स्मार्ट चॉइस थी क्योंकि आसपास मॉम एंड पॉप रेस्टोरेंट्स थे। ड्राइव टू द साइड वॉक, अनन्या ने कहा। कार ड्राइवर ने इमीडिएटली अबे किया और सेफ स्पॉट पर पार्क किया। अनन्या कार से उतरी और ग्रैनी के पास गई। वंडर कर रही थी कि ओल्ड वुमन उसे याद करती है या नहीं। गुड आफ्टरनून, अनन्या ने मुस्कान के साथ कहा। ग्रैनी की आंखों में रिकग्निशन की चमक आई। हो, बहुत अच्छा आफ्टरनून है। लॉन्ग टाइम से नहीं देखा यंग लेडी, ग्रैनी ने डिम्पल्स के साथ मुस्कुराया। यस, मैं यहाँ आसपास नहीं रहती इसलिए ये स्ट्रीट अक्सर नहीं आती। अनन्या ने वेजिटेबल्स सेलेक्ट किया। कार्ट पहले जितना फिल नहीं था। ये देखकर खुश हुई। बिजनेस अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा है कि इतने लोग मेरी वेजिटेबल्स खरीदते हैं। मैंने मेहनत की है इन्हें उगाने में। ग्रैनी खुश थी। नो वंडर, वेजिटेबल्स इतनी फ्रेश और अच्छी हैं। अनन्या ने कॉम्प्लीमेंट दिया और स्केल में डाल दिया। आप इस बार भी बहुत खरीद रही हैं? ग्रैनी ने वे करते हुए पूछा। यस, अनन्या ने मुस्कुराया। क्वालिटी लास्ट टाइम अच्छी थी जब उसने ग्रैंडफादर के लिए कुक किया था। हो, फैमिली बड़ी होगी। बच्चों के लिए ग्रीन बीन्स और ब्रोकली अच्छे हैं ग्रोथ के लिए। ग्रैनी ने 3 बैग्स भर दिए। अनन्या ने ऑकवर्ड लाफ किया। इट्स ओनली मी और मेरा हस बॉयफ्रेंड। उसने बैग्स ली और पैसे ग्रैनी को दिए। ओह, आई सी, यंगस्टर्स लाइक यू वेजिटेबल्स खाते हैं। अच्छा है, ग्रैनी ने नोट किया। एक आदमी स्टॉल पर आया और स्प्रिंग अनियंस लिए। हाउ मच आर दीज? उसने पूछा। अनन्या ने ग्रैनी का बिजनेस डिस्टर्ब नहीं किया। हैव अ गुड डे, उसने बाय कहा और कार की तरफ चली गई। सुपरमार्केट जाने की जरूरत नहीं लगी। चैप्टर 268। Succumbing to him, अखिलेश एक कमजोर मानसिक स्थिति वाला आदमी था जो जल्दी जल्दी सब कुछ बोल देता था। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगा। कई बॉडी पार्ट्स में चोट लगी और शरीर बुरी तरह पीटा गया। शिवांश मल्होत्रा को अब सब कुछ पता था। अखिलेश ने अनन्या ओब्रॉय को इसलिए किडनैप किया क्योंकि उसे पब्लिक ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा था। वो अपनी बेटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अलग तरीके से उसे अपने पास रखने की कोशिश करना चाहता था। लेकिन जब उसने सुना कि कोई आदमी उसे खोज रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए भारी रकम दे रहा है, तो अखिलेश ने सोचा कि एक ही बार में 2 काम कर लेना चाहिए। असीम टॉर्चर के बाद भी अखिलेश को पता नहीं चला कि उसका एल्डेस्ट डॉटर किसके लिए खोजी जा रही थी। वो ये भी नहीं जानता था कि वो आदमी डेंजरस है, पर्वर्ट है या कोई सिक फ्रीक है। लेकिन उसने उसे बेचने में कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई। शिवांश ने फैसला किया कि अब उसे अखिलेश से सारी जरूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अगला कदम था इस पैथेटिक आदमी के साथ क्या करना है, इस पर सोचना। वो रजत की ओर मुड़ा। उस आदमी को ढूंढो। रजत का फोन बजा। वो रिंगटोन सुनकर ब्लिंक कर गया। यह वही गाना था जिसे उसकी पत्नी हमेशा हम करती थी। कोइंसिडेंटली यह अनन्या का भी फेवरेट सॉन्ग था। शिवांश की खाली निगाहें रजत पर पड़ी, जिसने तुरंत आदेश पूरा करने के लिए बाहर भागा। शिवांश ने अखिलेश की पिटिफुल स्थिति को देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। जो होना था हो गया। अब केवल मिस्टीरियस आदमी को ढूंढना बचा था। उसने अपना फोन उठाया और मेलोडी में अनन्या की आवाज की झलक सुनाई दी। शिवांश, आज डिनर के लिए घर आ रहे हो? मैंने आज कुकिंग किया है, अनन्या ने कहा, सॉस डालते हुए और टेस्ट चखते हुए। शिवांश का दिल मेल्ट हो गया। ऑफ कोर्स, उसने कहा। अब वो सोच रहा था कि अब वो अक्सर घर आएगा जहां उसकी पत्नी खाना बना रही होगी। टेबल पर डिलिशियस फूड, बच्चों के साथ और उसकी प्यारी वाइफ, यह उसका फैंटेसी बन गया। बचपन में वो अक्सर ग्रैंडफादर के साथ रहता था लेकिन डिनर अकेले ही करता था। ग्रैंडफादर के एनॉर्मस एस्टेट में अक्सर कमरे में बैठकर खाना, स्पून की क्लिक्स, सर्वेंट्स का वेटिंग और स्वादिष्ट लेकिन ब्लैंड खाना, सब कुछ ग्रे मश जैसा लगता था। मैं 30 मिनट्स में कुकिंग फिनिश कर दूंगी, जल्दी मत आना। ठीक है, अनन्या ने वेजिटेबल स्टर फ्राई तैयार करते हुए कहा, जिसमें सैल्सा सॉस, फिश सॉस, गार्लिक और थोड़ी शुगर डाली ताकि टेस्ट बैलेंस हो। मैं अभी घर जा रहा हूँ, शिवांश ने कहा। पहले वो थोड़ा और रहना चाहता था, लेकिन अब वो ईगर था क्योंकि जानता था कि उसकी वाइफ ऑलरेडी घर पे है। अनन्या डर गई जब उसने ब्लैक एंड डिजर्ट देखा। मिल्क पुडिंग पूरी तरह से जल चुका था। उसने फ्लॉलेस व्हाइट सिल्की पुडिंग एक्सपेक्ट किया था, पर अब ये लम ऑफ कोल था। कार के फ्रंट एंट्रेंस पर आवाज सुनकर वो स्टार्टल्ड हुई। बिना ओवन मिट्स के मेटल ग्रैब पकड़ा और खुद को बर्न कर लिया। क्लैंक, मेटल ट्रे गिरा और जोर से फ्लो पर पड़ा। शिवांश कोट उतारते हुए सुनकर डैश किया। किचन में हडल्ड अनन्या को देखा। वो फ्रस्ट्रेटेड ट्राई निकाली और पेपर टॉवल उठाया। डोंट टच इट, शिवांश ने उसके फिंगर्स पकड़े। लीव इट टू द सर्वेंट्स। उसने उसे डाइनिंग हॉल में खींचा जहां डिशेस गले में अरोमा स्प्रेड कर रहे थे।
सब डिलिशियस लग रहा था। मिल्क पुडिंग, अनन्या ने ग्रम्बल किया। मेड्स ऑलरेडी क्लीनिंग कर रहे थे। नेक्स्ट टाइम डिजर्ट्स मेरे लिए छोड़ दो, शिवांश ने हंसते हुए कहा। हारी हर चीज स्वीट है, पर डिजर्ट्स फेल हो जाते हैं। अनन्या ने महसूस किया कि यह डेजा वू जैसा था। दिल में वार्मथ फैल गई। मुझे बेकिंग सीखनी होगी। फ्यूचर में चिल्ड्रन कुकीज चाहते हैं तो? फेस ब्राइट पिंक हो गया। अभी तक इंटिमेसी नहीं हुई, फिर भी वो बच्चे सोच रही थी। शिवांश ने चेयर पुल किया। वो बैठी और टेबल क्लॉथ लैप पर रखा, चीक किस किया और ऑपोजिट साइड बैठा। अगर हमारे चिल्ड्रन फ्यूचर में कुकीज चाहते हैं, मैं बनाऊंगा। उसने टीजिंग स्माइल दी। वरी अबाउट योरसेल्फ, दे विल एंजॉय माई हॉकी पक्स, अनन्या ने हंसते हुए कहा। शिवांश वार्मली लाफ्ड। बेड में एंटवाइंड। अनन्या ने शिवांश की चेस्ट पर हेड रखा। When will we hold our ceremony? उसने पूछा। जब हम ब्लेसिंग्स ले, हमारे पास ऑलरेडी है, शिवांश ने कहा। मैं खुद अर्न करना चाहती हूँ, अनन्या ने कहा। एल्डर मल्होत्रा और जोरवर ओब्रॉय की ब्लेसिंग्स के बारे में सोच रही थी। प्रीवियस लाई से नहीं, इस बार ट्रूथ से चाहती थी। हमारी मैरिज प्रॉस्परस और हार्मोनियस होगी, ब्लेसिंग्स के बिना भी, शिवांश ने कहा, हेयर स्ट्रैंड्स के साथ खेलते हुए। यस, पर ट्रेडिशंस इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशन डेड लोगों का पेयर प्रेशर है। बुक से लाइंस मत स्टील करो, उसने स्कॉफ किया। बहुत कुछ करना है। मुझे अभी तक ग्रैंडमदर से इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अचानक वो पीठ के बल लेटी। शिवांश उसके ऊपर होवर कर रहा। क्या है? उसने विस्पर्ड। उसके लिप्स फायरी और पैशनेट किस में उसके साथ जुड़े। बॉटम लिप को निब किया। हनी और ऑरेंज टेस्ट महसूस हुआ। वन हैंड वेस्ट पर, दूसरा टीजिंगली ब्रेस्ट पर। लिप्स फीवरिशली मोल्डेड, फिंगर्स हेयर में एंटवाइंड। क्वाइट मोन निकला। वार्मथ और हीट लोअर बॉडी में महसूस हुई। शिवांश, उसने ब्रीथ आउट। आइज डार्कन्ड। शिवांश ने इग्नोर किया और फिर से किस किया। रफ, स्वीट, लस्टफुल, बैक एंड फोर्थ। ब्रेन हेजी, रेजिस्ट नहीं कर सकी। लिप्स ग्लूड, बॉडी प्रेस्ड, बैक आर्च्ड। शिवांश कंट्रोल करना चाहता था, मेंबर तैयार था, लेकिन उसने रिस्ट्रेंट रखा। अनन्या ने खुद को सेफ रखा, लेग ओवर हिम, मेंबर से दूर। ब्लिसफुल स्लीप में डूब गई। नाइटमेयर्स नहीं आए। शिवांश ने उसे होल्ड किया। चैप्टर 269। मैं इंटर्न नहीं हूं। अगले दिन ठीक 1 बजे अनन्या अपने हील्स की ठस ठस की आवाज के साथ एलन के ऑफिस की ओर बढ़ रही थी। सफेद टॉप, काली ब्लेजर और पेंसिल स्कर्ट में वो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही थी। उसके करिश्मा और लोगों को एफर्टलेसली कमांड करने की एबिलिटी ने उसे परफेक्ट बिजनेसवुमन का रूप दे दिया था। बिना किसी झिझक के वो एलन में प्रवेश करते हुए अपनी प्राइवेट की कार्ड स्कैन कर रही थी। ऊपर पहले से ही साहिल उसका इंतजार कर रहे थे, और अनजाने में कबीर भी प्राइवेट मीटिंग रूम में आयरा शर्मा के साथ व्यस्त था। अनन्या ने साहिल के ऑफिस की ओर कदम बढ़ाए और पाकर सरप्राइज हुआ कि वहां कोई नहीं था। सिर्फ ऋतिक ही वहां मौजूद थे और उसका इंतजार कर रहे थे। मीटिंग 30 मिनट्स पहले कर दी गई है, क्योंकि प्रेसिडेंट कबीर एक्सपेक्टेड से जल्दी पहुंच गए, ऋतिक ने विनम्रता से कहा। तो अब हम वहां जाएं? अनन्या ने बैठते हुए पूछा। नहीं, उन्हें इंतजार कराएंगे, अनन्या ने काम और कलेक्टेड अंदाज में कहा। वे जल्दी आए, इसका मतलब यह नहीं कि हम उनकी रिक्वेस्ट मान लें। हो सकता है कि उनके आने से पहले भी कोई अन्य मीटिंग चल रही हो। ऋतिक ने हल्की मुस्कान छिपाई। यस माम। वो अपनी डेस्क पर बैठकर प्रपोजल की प्रिंटिंग पूरी करने लगे। और मेरा वो इडियोटिक वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है? अनन्या ने मैगजीन उठाते हुए पूछा। ऋतिक को पहले से पता था कि साहिल अपनी पूरी नाकामी के साथ कबीर कपूर के सामने लपरोग बन गया था। अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी और यही जल्द ही उसकी डाउनफॉल का कारण बनने वाला था। वह मीटिंग रूम में पहले से है, ऋतिक ने जवाब दिया। अनन्या ने मैगजीन के पन्ने पलटते हुए सिर्फ एक नजर डाली। ओह, इस सीजन का नया बर्कन डिजाइन आया है। उसने सीईओ के बिना वहां चला गया। वो इंटरनली सोच रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई असंतोष नहीं दिखा। काम और कंपोज रहना उसकी आदत थी। मैगजीन में YRQ के नए ड्रेस लाइन की फोटोज देखती हुई वो इंटरनली इम्प्रेस्ड थी। ऋतिक साइलेंटली एडमायर्ड कर रहे थे कि कैसे अनन्या ने अपने इमोशंस को परफेक्टली कंट्रोल किया था। वर्क और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बैलेंसिंग एक्ट में एक्सपर्ट थी। हाँ, ताकि अगर आप एग्जैक्टली दोपहर के 2 बजे पर पहुंचे तो उन्हें पैसिफाई कर सके। हम ठीक है, कॉल करके बताओ कि सीईओ यहाँ है, और मुझे 1 कप कॉफी भी ला दो, अनन्या ने फर्म टोन में कहा। साहिल की बूटलेगिंग हैबिट का फायदा लेते हुए उसने ऋतिक को प्राइवेट असिस्टेंट की तरह काम सौंप दिया। कॉफी, एज योर सेक्रेटरी, मैं ला सकती हूँ, ऋतिक ने हल्की हेजिटेशन के साथ कहा और साहिल का पर्सनल फोन प्रेस किया। नहीं, इसे वाइस प्रेसिडेंट पर छोड़ दो, जिसने मेरे पीछे जाकर ऐसा किया। अनन्या की मीठी लेकिन स्पाइन चिलिंग स्माइल ने ऋतिक को इंटरनली शेक कर दिया। वो याद कर रहे थे जब उन्होंने जोरवर ओब्रॉय को मैगजीन कवर पर देखा था। उसकी गेज इंटिमिडेटिंग थी। ये यंग लेडी अपने ग्रैंडफादर से बिल्कुल मैच करती लग रही थी। और टेल हिम, अगर 5 मिनट्स में कॉफी नहीं आए तो उसे फायर्ड कर देना। उसकी स्माइल इतनी कोल्ड और लीथल थी कि ऋतिक की रगों में ठंडा पानी बह गया। वो पैटी नहीं थी,
हृतिक ने सोचा कि कभी भी उनके बैड साइड में नहीं जाना चाहिए। वाई यस माम, हृतिक ने धीरे से कहा और साहिल को कॉल किया। साहिल ने फोन नहीं उठाया। घबराते हुए हृतिक बिना अनन्या की और कमान का इंतजार किए मीटिंग रूम की ओर भाग गए। अनन्या ने उसे हॉलवे में डिसअपियर होते देखा। टंग क्लिक करते हुए वो फिर मैगजीन में डूब गई। कबीर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स चेक कर रहे थे, किसी भी एरर के लिए। टाइम देखकर उनका चेहरा तंग हो गया। सीईओ कहाँ है? इतनी देर क्यों लग रही है? कबीर कपूर यहाँ अर्ली पहुंचे और उन्हें लो टियर कंपनी फेली के लिए इतना वेट करना पड़ा। यह अनप्रोफेशनल है। मीरा इम्पेशेंटली फुट टैप कर रही थी। मिस्टर साहिल, आपका सीईओ कहाँ है? ये कबीर कपूर है। हमारा टाइम बहुत प्रेशियस है, साहिल फोर्स स्माइल के साथ बोला। आज सीईओ को नोटिफिकेशन 5 मिनट पहले ही मिला, झूठ बोलते हुए। सच में वो अनन्या को जल्दी आने के लिए कहना तक नहीं चाहता था। टेल देम टू हरी अप, मीरा ने कोल्ड टोन में कहा। प्रेसिडेंट कबीर के पास सारी दिन नहीं है। साहिल फोन पर प्रिटेंड करते हुए टाइपिंग कर रहे थे। कबीर ने हेड उठाया और साहिल की ओर देखा। मैं थर्स्टी हूं, कॉफी लाओ। आर राइट अवे, साहिल ने मर्मड और बाहर दौड़े। वरना उनके पिता और कबीर के क्लोज रिलेशन न होते तो वो एरंड बॉय नहीं बनते। 3 मिनट्स में साहिल फ्रेश कॉफी लेकर आए। रिस्पेक्टफुली 2 हाथों से कप उन्हें दी। कबीर ने इसे टच तक नहीं किया। कबीर फोन नोटिफिकेशन चेक कर रहे थे। उनके अकाउंट से 1 बिलियन विथड्रॉ हुआ था। ऑथराइज्ड यूजर आयरा शर्मा। उनकी नजर उस तरफ गई जहां उनकी लवर आयरा फ्लो की ओर देख रही थी। लिप्स अभी भी ब्रूज्ड। उनका हार्ट एक हुआ। अनोमस सम के बारे में आज रात पूछेंगे, जब सब अकेले होंगे। हृतिक थोड़े आउट ऑफ ब्रेथ मीटिंग रूम में आया। धीरे से बोला, प्रेसिडेंट ने कॉफी 5 मिनट में लाने के लिए कहा। अभी 3 मिनट हो गए हैं। साहिल चौंक कर बोले, तुम कॉफी क्यों नहीं ला सकते? आंट यू द सेक्रेटरी? मैं क्या हूं, एरंड बॉय? हृतिक ने बस नजरें मिलाई। कॉफी ब्रेक रूम से थी। आउटसाइड व्यक्ति यह नहीं जान सकता। मीरा कंफ्यूज। पहली बार यहां आए। कॉफी कौन लाया? हृतिक ने साहिल की तरफ देखा। क्लॉक टिकिंग। 1.5 मिनट्स बचा है। सीईओ फ्यूरियस है कि आपने मीटिंग टाइम चेंज किया बिना वार्निंग के, हृतिक ने सॉफ्टली कहा। साहिल स्काउल करते हुए बोले, मैं इंटर्न नहीं हूं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। कॉफी क्यों लाऊं? हृतिक इंटरनली सोच रहे थे, कबीर के लिए तो मैं ला दूं, पर हमारे सीईओ के लिए नहीं। ठीक है, मैं सीईओ को इन्फॉर्म कर दूं। हृतिक ने स्ट्रेट सूट किया और रूम से बाहर निकले। साहिल बोले, सीईओ पेटी ना हो, मैं तो सोचता था हम फ्रेंड्स हैं। हृतिक ने ब्रीजली रिप्लाई किया, हम बस एक्वेंटेंसेस हैं, और अंदर से रेज महसूस की। साहिल ने डेंजरस सिचुएशन की गंभीरता तक महसूस नहीं की। हृतिक ने सुना था कि जोरवर ओब्रॉय की कंपनी में डॉग ईट डॉग मेंटालिटी थी। बिग 5 में होने की वजह से गलती करने वाले इजीली डिस्पोज कर दिए जाते हैं। अनन्या कैसी होंगी? शायद उससे भी हाशा। चैप्टर 270। सबसे बेबस वारिस। जब केवल एक जोड़ी पॉलिश्ड लेदर शूज की आवाज हॉलवे में गूंज रही थी, आराम से कदम बढ़ाते हुए, तो केवल यही सोचा जा सकता था कि वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी जल्द ही खाली होने वाली है। अगर साहिल खुराना यहां आता तो उसके कदम फ्रैंटिक होते, क्योंकि वो अपनी पोजीशन बचाने के लिए भागता। तभी हृतिक कोने से मुड़ते हुए हाथ में एक कप कॉफी लिए दिखाई दिए। अनन्या ओब्रॉय ने उस मुस्कान को छिपाया जो उसके चेहरे पर टूटने को थी। कम से कम उसकी पर्सनल टीम का कोई सदस्य कॉम्पिटेंट था। उसने समझ लिया कि हृतिक की कप कॉफी का अंडरलाइन मैसेज क्या था। अपने हाथ से उसे कॉफी देने का मतलब था कि वो खाली पड़ी पोजीशन को टेम्पररीली भर रहा है। लेकिन उसने अपनी थॉट्स वॉइस में नहीं लाई। हृतिक ने सावधानी से कॉफी उसके हाथ में रखी, जैसे डरते हो कि कहीं वो हाथ न जल जाए। अनन्या ने एक सिप ली। ब्राउज थोड़ी उठी। वो आनंद ले रही थी। हैरान हूं, अनन्या ने धीमे स्वर में कहा। पहली बार मैंने साहिल से कॉफी मंगाई और उसने मेरी प्रेफरेंस पहले ही जान ली। उसने हृतिक को टेस्ट करने का निर्णय लिया। अगर उसने साहिल को आसानी से क्रेडिट लेने दिया तो इसका मतलब था कि वो इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए सूटेबल नहीं। कॉफी मैंने ही बनाई है। हृतिक ने वो सांस छोड़ी जो उसे पता भी नहीं थी कि वो रोक रहा था। अनन्या की एंजॉयमेंट देखकर, अनलाइक साहिल की अनटच्ड कॉफी, उसने सेफली अस्यूम किया कि उसकी एंगर थोड़ी कम हो गई। तो फिर साहिल खुराना ने ये क्यों नहीं बनाए? उसने मैगजीन नीचे रखते हुए समय देखा। हृतिक हिचकिचाया। वो जल्दी से अपने बॉस का बिट्रेयल रिवील नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर इससे उसकी अपनी पोजीशन मजबूत होती तो वो कर सकता था। साहिल खुराना अपने पिता की वजह से ऑब्लिगेटेड था। हृतिक को ऐसा कोई फियर नहीं था। हृतिक जानता था कि बड़े बड़े कंपनीज को ठुकराना आसान था। उन्होंने पहले भी किया था। साहिल ने सिर्फ अपने फैमिली कनेक्शन की वजह से कबीर के रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे पता चला कि लॉयल्टी सच में कहाँ है। वो प्रेसिडेंट कबीर की बूटलेगिंग में व्यस्त था। लगता है प्रेसिडेंट कबीर के लिए कॉफी लाने के बाद वो थक गया होगा। अनन्या ने हल्की हंसी छोड़ी। एंटरटेन हुई कि हृतिक ने कितनी जल्दी अपने वाइस प्रेसिडेंट का बिट्रेयल रिवील कर दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए कि तुमने क्या किया। हाँ, और मैं पूरी तरह इस बिट्रेयल के कॉन्सिक्वेंसेस को स्वीकार करूंगा, हृतिक ने गंभीरता से कहा। अनन्या ने सिर हिलाया।
उसके चेहरे पर अनरीडेबल स्माइल। कौन कहता है कि बिट्रेयल के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात हुई है? हृतिक के होंठ स्विच हुए। उसने बुद्धिमानी से जवाब नहीं दिया। वैसे तुम्हारी बनाई कॉफी सच में परफेक्ट है मेरे टेस्ट के लिए, अनन्या ने मर्मर करते हुए एक और सीप ली। क्रीमी लेकिन बिटर, जैसे उसका दिल। मैं हमेशा तुम्हारे लिए इसे लाने के लिए तैयार रहूंगा, हृतिक ने ऑनेस्टली कहा। साहिल खुराना की वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन आसान से मिली थी, लेकिन हृतिक ने इंटर्न से सेक्रेटरी बनकर यह पोजीशन अर्न की थी। वो जानता था कि कब अपने आप को लोअर करना है। अनन्या ने कॉफी के पीछे मुस्कान छिपाई। ऐसा है, उसने समय देखा। दोपहर के 2:05 हो चुके थे। वो उठी और हृतिक को ब्रश करते हुए बाहर निकली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई वाइस प्रेसिडेंट अपने जॉब के लिए इतनी डिग्रेडिंग चीज करेगा। हृतिक ब्लिंक कर गए। उसे 5 सेकंड लगे ये रजिस्टर करने में कि उसने क्या कहा। अनन्या पहले ही हॉलवे में आगे बढ़ चुकी थी। उसने तुरंत उसका पीछा किया, बीच में अपने डेस्क से प्रपोजल की कॉपी ली और फिर फुल स्पीड दौड़ते हुए उसे पकड़ लिया। समय पर पहुंच गए। हम लेट हैं, हृतिक ने धीरे विस्पर किया जब वे मीटिंग रूम के कुछ स्टेप्स दूर थे। एक क्वीन कभी लेट नहीं होती, बाकी सब बस अर्ली है। अनन्या ने स्मर्क किया। और हमारी इट एडमिन को इमीडिएटली कांटेक्ट करो। साहिल खुराना की हर फाइल तक एक्सेस बंद कर दो। हमारे लॉयर्स को नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, नॉन कम्पीट कॉन्ट्रैक्ट्स और सेवरेंस पैकेज तैयार करने के लिए कहो। उसने अपने नेल्स देखा और डिसाइड किया कि जल्दी ही मैनिक्योर कराएगी। लॉक हिम डाउन। यस माम, हृतिक ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे दूर चलते हुए देखा। अनन्या सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं बल्कि किल करने के लिए तैयार थी। दोपहर के 2:10 तक पहुंचते पहुंचते कबीर कपूर का चेहरा गुस्से से काला हो चुका था। इरिटेटिंग सीईओ ने उसे 40 मिनट्स तक इंतजार कराया। वो अंदर ही अंदर गुस्से में कर्स कर रहे थे। क्या इंटॉलरेबल और डिसरिस्पेक्टफुल सीईओ है तुम्हारे यहाँ। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कंपनी बेली प्रॉफिट बना रही है। उन्होंने साहिल से स्नाल किया। साहिल ने पेपर उठाए। प्रॉफिट नहीं, हमारी वैल्यू बिलियंस में है। हम अपनी जनरेशन की लीडिंग इन्वेस्टमेंट फर्म है। मुझे लगता है कि यह मिक्सअप है। कृपया, साहिल की कोशिश। मेरे पिता को यह डिसरिस्पेक्ट पता चलेगा। कबीर ने स्नाल किया। तुमने कहा कि टेक्स्ट किया। झूठ बोला। वो साहिल की तरफ स्टॉकिंग करते हुए चले गए। आप लोग खुद को कौन समझते हैं? कबीर ने टेबल पर हाथ पटक दिया। इस कंपनी में बेसिक एटिकेट भी नहीं। ऐसे मेंटालिटी के साथ आप कभी सफल नहीं होंगे, खासकर जब सीईओ यहाँ है। कबीर का पेशेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। हम रिस्पेक्ट दिखाने के लिए अर्ली आए थे और यह है तुम्हारा और तुम्हारी पैथेटिक सीईओ का रवैया। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कंपनी रूइन हो जाए। तुम लोग एब्सोल्यूट ट्रैश हो। कबीर ने प्रपोजल उठाया और साहिल के चेहरे पर मारने की धमकी दी। सिटी में कई इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं। मैं इजीली किसी और सीईओ के पास जा सकता हूं जो मेरे आने पर तुरंत आए। तो सारी रिस्पेक्ट के साथ कृपया किसी और के पास जाओ। एक फेमिनिन वॉइस पूरे रूम में गूंजी। ब्यूटीफुल, एन्चांटिंग, जैसे कोई सायरन। स्वीट स्माइल के साथ अनन्या डॉवे में खड़ी थी। मीरा की क्लिपबोर्ड हाथ से गिर गई। जो खुला रह गया। नो फ्रीकिंग वे। डॉवे पर खड़ी अनन्या ओब्रॉय थी। हर बार उनसे मिलने पर उनका अपीयरेंस और भी बेहतर लगता। स्टनिंग, ग्लोइंग और उस पिटिफुल आयरा शर्मा से कहीं अधिक कॉन्फिडेंट, जिसकी आत्मविश्वास कबीर की बिलिटलिंग वर्ड से टूटी हुई थी। आयरा कभी 35 कैरेट डायमंड की तरह शाइन करती थी, इनोसेंट और प्योर। जब वो कबीर के साथ कलाइड हुई थी, स्प्रिंग की रिफ्रेशिंग ब्रेथ की तरह। उसने उसकी लाइफ में एंजल विंग्स और फेरी फेस के साथ एंट्री की थी। मीरा पहले सोचती थी कि अनन्या ओब्रॉय सबसे पैथेटिक एरिस है। जब उसने देखा कि वो अपनी प्रेसिडेंट के लिए कितनी बेग और ग्रोवल करती थी, उसकी इंप्रेशन और वर्स हो गई। उसे याद था कैसे एक थिन, फ्रेजाइल, अनहेल्थी ग्रे स्किन्ड वुमन स्लीपलेस नाइट्स और शराब के कारण ब्लडशॉट आइज, बट्रेड और इल टेम्पर्ड कपूर मैंशन के सामने हेल्पलेसली कोलैप्स थी। अनन्या अब बिल्कुल बदल चुकी थी। चैप्टर 271। अब अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो। मीरा की आंखों में विश्वास नहीं था। उसने अनन्या को शहर लौटने के बाद बस कुछ ही बार देखा था, लेकिन अब शिवांश मल्होत्रा के बिना जब वो उसके सामने थी तो उसके मन में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, वो बिल्कुल अलग है। उसके लंबे चमकदार बाल जैसे अक्टूबर की धूप में चमकते हुए, उसकी आंखें सुनहरी आग की तरह जलती हुई, उसकी परफेक्ट फिगर काया जैसे किसी लक्जरी मैगजीन की फोटोशूट के लिए बनी हो, और होंठ जैसे गहरी खान से निकले लाल रत्न। मीरा के लिए सपना जैसा था। वो सिर झुकाकर सम्मान दिखा रही थी और मीरा को एहसास हुआ कि अनन्या कभी कपूर कॉर्पोरेशन के बोर्ड पर राज कर चुकी थी। अब भी वो वही कर सकती थी, शायद उससे भी बेहतर। कबीर, जिसने अनन्या को केवल शिवांश की बाहों में देखा था, अब भूल चुका था कि वो पहले क्या थी। उसने सोचा था कि वो केवल सुंदर दिखने वाली लड़की है, लेकिन अब उसके सामने उसकी गरिमा और प्रेजेंस ने कबीर के दिल में हलचल पैदा कर दी। आयरा शर्मा, जो पास खड़ी थी, अपने दांत कटकटा रही थी। कबीर की नजरें उस पर पड़ी और उसे बचपन की डरावनी यादें याद आईं, जब उसके पिता अपनी इच्छाओं में खोए रहते थे। आयरा जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती,
लेकिन उसकी आंखों में पूरा दर्द झलक रहा था। कबीर ने चौंक कर पूछा, यह नौकरानी यहाँ क्या कर रही है? अनन्या ने निचली होंठ पर दबाव डालकर मुस्कान छुपाए। तुम्हारा मॉप और बकेट कहाँ है? कबीर ने कहा, उसकी तरफ आंखें फेरते हुए। ऐसे कपड़े पहनकर भी क्या तुम और बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो? अनन्या ने धीरज से मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझ पर बात कर रहे हो या इरा पर? कबीर का चेहरा और भी गहरा हो गया। वो कदम बढ़ाने ही वाला था कि हृतिक ने बीच में रोक दिया। मिस्टर कपूर, देर से इंट्रोडक्शन के लिए खेद है, लेकिन आप फिलहाल एलन के सीईओ से बात कर रहे हैं। कबीर को फर्क नहीं पड़ा। उसने हमला जारी रखा, अगर तुम देर हो रही हो तो कम से कम अच्छे कपड़े तो पहनती। अनन्या ने शांत और कटु स्वर में कहा। बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल। मैंने तुम्हें मेरी कंपनी में 2 साल तक काम करने दिया और तुम्हारे भीतर कुछ नहीं बदला। अब भी वही मूर्खता और बेवकूफी है। तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हें जगह दी। अब तुम इसे कैसे रीपे कर रही हो? देर से आकर समय बर्बाद कर रही हो? मैंने तुम्हें कपूर कॉर्पोरेशन में सही व्यवहार सिखाने के लिए अपना कीमती समय दिया। कबीर की आंखों में गहरी बिटनेस थी। लोग मेरे सामने मरते हैं अपनी जान की बाजी लगाकर सीखने के लिए। मैंने तुम्हें फ्री में सिखाया। अब अपने बेतुके और भयंकर व्यवहार की जिम्मेदारी लो और माफी मांगो। अनन्या ने मासूम मुस्कान बनाए रखी। इंटरनली सोच रही थी, कब उसने मुझे कुछ सिखाया? यह आदमी कितना कंफ्यूज्ड और डिलूजनल है। वो अपने आप पर हंस रही थी कि उसने इस आदमी से होपलेसली प्यार कर लिया। लेकिन कौन नहीं करता अपनी नाइविटी में? कबीर कभी उसके फेरीटेल का प्रिंस चार्मिंग था। अब वो समझ चुकी थी कि असली विच कौन है और आयरा शर्मा असली प्रिंसेस। कहानी अब साफ थी, एक प्रिंसेस जो गलत मुकुट से जूझ रही थी और एक क्वीन जिसकी मुकुट उसके लिए बनी थी। उसकी चुप्पी कबीर को और गुस्से में डाल रही थी। कौन यहाँ इस बेकार कंपनी में रहना चाहता है? उसने कॉफी फर्श पर फेंकते हुए कहा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे याद है, यह मीटिंग रूम कपूर कॉर्पोरेशन के 1980 के पुराने कमरे से कहीं बेहतर है। आदर के साथ आप चले जाइए और बाहर जाते समय ट्रैश भी निकाल लेना। उसकी नजर आयरा पर पड़ी, फिर प्राइवेट टीम पर। कबीर का चेहरा और भी काला हो गया। तुमने अभी क्या कहा? अनन्या ने मुस्कान के साथ कहा, क्या मुझे दोबारा दोहराना पड़ेगा? और बिना जवाब का इंतजार किए वो कमरे से बाहर चली गई। कबीर की नजर साहिल खुराना पर पड़ी, जो जमीन पर जम सा गया था। क्या उसने उम्मीद की थी कि वाइस प्रेसिडेंट सीईओ को वापस खींचेगा? जब साहिल ने कोई कदम नहीं उठाया, कबीर ने तुरंत अपने डैड को फोन किया। कुछ मिनटों में साहिल को फोन आया। इंडिलेंट, मैं तुम्हें डिसोन कर दूं? इतने साल मैंने तुम्हें पालने में लगाए और तुम हमारे फैमिली लेगेसी के साथ ऐसा कर रहे हो? तुरंत ठीक करो। साहिल कांप गया। उसने बाहर भागकर अनन्या को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया। गुस्सा मत होना साहिल। प्रेसिडेंट कपूर केवल मीटिंग में देर होने पर गुस्से में थे। अनन्या ने पीछे मुड़कर कहा, पेटी मत बनो, चलो वापस मीटिंग रूम चलते हैं। प्रपोजल एलन के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर खुराना लॉ फर्म के लिए। उसने उसके डरावने एक्सक्यूजेस पर हंसी उड़ाई। साहिल धीरे धीरे समझ गया कि अनन्या अब सिर्फ सीईओ नहीं, बल्कि शक्ति है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसकी आंखों में अनन्या अब उसे दोस्त नहीं, बल्कि ट्रेटर के रूप में देख रही थी। तुम सोचते हो कि मुझे पता नहीं था कि तुम सीक्रेटली मीटिंग्स प्लॉट कर रहे थे मेरे पीछे? अनन्या की सुनहरी आंखें खूंखार बाघिन जैसी हो गईं। साहिल उसकी पकड़ में फंस गया। एक हल्की सी हरकत उसका गला काट सकती थी। अगर फिर कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी, वही नाइफ जो तुमने मेरी पीठ में छोड़ दी, उसने गरजते हुए कहा और बिना उसके बैफल्ड एक्सप्रेशन को देखे चली गई। साहिल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने नहीं पूछा कि अनन्या को कितना पता है, क्योंकि वो खुद भी बहुत डर गया था। चैप्टर 272, टूटा हुआ भरोसा। किसी ने भी उस घटना का जिक्र नहीं किया जो एलन कॉर्पोरेशन में हुई थी, सिवाय साहिल खुराना और हृतिक के। किसी को भी नहीं पता था कि उस दिन मीटिंग रूम में क्या हुआ था। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि साहिल अब ऑफिस क्यों नहीं आ रहा, या उसकी नेम प्लेट जो क्रिस्टल और गोल्ड से बनी थी क्यों बीच से तोड़कर सबके सामने कूड़ेदान में फेंक दी गई। अगले ही दिन पूरे ऑफिस के सभी कर्मचारियों को एक ग्रैंड मीटिंग हॉल में बुलाया गया, चाहे वो जैनेटर हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबको पहुंचना था। वो हॉल इतना बड़ा था कि सैकड़ों लोग आराम से समा सकते थे। भीड़ में धीमे धीमे कानाफूसी शुरू हो गई। क्या चल रहा है ये सब? तुमने वो टूटी हुई नेम प्लेट देखी थी? प्योर क्रिस्टल की थी, अब आधी टूटी हुई पड़ी है। सुना है आज हमारी रियल सीईओ खुद आने वाली है। एलन का असली चेहरा। रियल सीईओ? तो क्या साहिल खुराना सच में सीईओ नहीं था? नहीं, वो तो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट था। असली मालिक कोई और है क्या? मतलब 2 साल से हम सबको बेवकूफ बनाया गया? नहीं यार, मैंने तो सुना है वो रियल मास्टरमाइंड है, जो अब तक पर्दे के पीछे से सब चलाती थी। क्या मतलब? वो नहीं, असली मालिक वो लड़की है। अरे वही जिसने मल्होत्रा ग्रुप से वो बड़ा डील करवाया था। भीड़ में खलबली मच गई। मल्होत्रा ग्रुप? वो तो किसी की नहीं सुनता। यही तो कमाल है। तो क्या उसने सिंहासन छीन लिया या ये पहले से उसका ही था? अगर वो सीईओ थी तो 2 साल तक गायब क्यों रही? और साहिल को ऐसे कैसे निकाल दिया? वो तो कंपनी के लिए जान लगा देता था। हम
सुना है वो कोई रिच एरिस है, शायद 2 साल विदेश में मौज मस्ती करने गई थी। हाँ, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। धीरे धीरे पूरे हॉल में उत्सुकता और चर्चाओं का शोर फैल गया। लेकिन जैसे ही रोशनी मंद हुई, हर आवाज थम गई। स्टेज पर एक महिला आई, जिसकी मौजूदगी इतनी तेज थी कि ऊपर की चमकती लाइटें भी उसके सामने फीकी पड़ गईं। सफेद सिल्क टॉप, व्हाइट ब्लेजर और व्हाइट फॉर्मल पैंट्स में वो आत्मविश्वास की मूर्ति लग रही थी। हर कदम पर उसके हील्स की आवाज जैसे पूरे हॉल में गूंज रही थी। अनन्या ओब्रॉय, एलन कॉर्पोरेशन की असली सीईओ, अब सबके सामने थी। पीछे एक बड़ा स्क्रीन नीचे उतारा जा रहा था। अनन्या ने माइक थामा। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर कमिंग हियर ऑन सच शॉर्ट नोटिस। उसकी आवाज स्टेडी थी, वो एक एक चेहरे से नजर मिलाती गई, किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया। As many of you already know, the true founder and CEO of Alan is the woman standing before you. लाइट्स धीमी हुई और स्क्रीन पर स्लाइड्स चलने लगी, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, रजिस्ट्रेशन पेपर्स और हर एक पर अनन्या ओब्रॉय के हस्ताक्षर। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब किसी को कोई शक नहीं था, एलन की असली मास्टरमाइंड वही थी। मैं पिछले 2 साल ऑफिस में मौजूद नहीं थी, लेकिन मेरी नजरें हमेशा यही थीं, अनन्या ने काम और फर्म आवाज में कहा। मैंने उस समय के वाइस प्रेसिडेंट को कंपनी संभालने का मौका दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि वो इस जिम्मेदारी को निभा सकता है। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करेगा। भीड़ में कुछ चेहरे शर्मिंदा से हो गए। मेरे डायरेक्शन और गाइडेंस में एलन जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचा। और अब मैं खुद रोज ऑफिस में रहूंगी, आप सबके साथ मिलकर इसे और ऊपर ले जाने के लिए। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास चमक रहा था। Even when I was away, I never stopped watching. Alan was, and will always be, my vision. वो थोड़ी रुकी, फिर बोली, और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ अपने राइट हैंड मैन से, एक ऐसा इंसान जिससे आप सब पहले से परिचित है। लाइट्स धीमी हुई और एक आदमी के कदमों की आवाज गूंजी। ऋतिक मंच पर आया, काम, कंपोज, कॉन्फिडेंट। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो डर को दूर कर रही थी। प्लीज वेलकम, अनन्या ने कहा, द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एलन, मिस्टर ऋतिक। वो हमारे साथ इंटर्न के रूप में शुरू हुए थे और आज इस पोजीशन तक पहुंचे हैं। ऋतिक ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। भीड़ ने तालियां बजाईं। अनन्या ने आगे कहा, टुडे मार्क्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर एलन, अ डे ऑफ विजन, स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। पहले एक ताली, फिर दूसरी, और कुछ ही पलों में पूरा हॉल गूंज उठा। तालियां, विसल्स, चीयर्स। लोगों ने इतने सालों बाद किसी लीडर के लिए ऐसा जोश महसूस किया था। एलन कॉर्पोरेशन का नया युग शुरू हो चुका था। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग शौक और एडमिरेशन में थे। हर कोई उसी एक बात पर चर्चा कर रहा था, अनन्या ओब्रॉय, द वुमन हु चेंज्ड एवरीथिंग। ऑफिस लौटने पर भी बातें बंद नहीं हुई। मिस्टर ऋतिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। ये बताइए, साहिल खुराना को क्यों निकाला गया? क्या प्रेसिडेंट ओब्रॉय ने उसे थ्रेटन समझा? प्रश्नों की बौछार थी। ऋतिक ने गहरी सांस ली, फिर बोला, प्रेसिडेंट ओब्रॉय ने नहीं चाहा कि आप सबका भरोसा टूटे, इसलिए उन्होंने कारण पब्लिक नहीं किया। वो थोड़ी देर रुका, फिर शांत स्वर में कहा, लेकिन मैं इतना कहूंगा, साहिल ने कंपनी के साथ विश्वासघात किया। वो अपनी फैमिली के फायदे के लिए सीक्रेट डील्स कर रहा था। ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कमरा एकदम चुप हो गया। ऋतिक ने दूर खड़ी अनन्या को देखा। वो सबके बीच थी, सबसे मुस्कुराकर बात कर रही थी, यहां तक कि जैनेटर्स से भी हाथ मिलाया। वो अपने दादाजी जोरवर ओब्रॉय की तरह कोल्ड नहीं थी। वो सबको एक समान सम्मान देती थी। वो सच में एक लीडर थी। उनकी नजरें मिली। अनन्या मुस्कुराई और फिर अपने कर्मचारियों की ओर मुड़ गई। ऋतिक ने देखा जैसे वो एलिवेटर में दाखिल हुई। भीड़ फिर भी उसके पीछे थी। वो सोच रहा था, शी श्योरली नोज हाउ टू कमांड अ रूम। शहर के दूसरे कोने में एक आदमी अंधेरे बार में शराब पीते हुए बैठा था, चेहरे पर पछतावा और गुस्सा दोनों। उसके चारों ओर चमकीले कपड़ों में लड़कियां थीं, लेकिन वो उन सबकी पकड़ से बचकर लड़खड़ाते हुए उठा और अंधेरे में गुम हो गया। साहिल खुराना, एक टूटी हुई एम्बिशन और खोया हुआ नाम पीछे छोड़ते हुए। चैप्टर 273। नॉक हिम डाउन। पूरे दिन एलन कॉर्पोरेशन के काम में लगी रहने के बाद अनन्या थककर सीधा अपने बिस्तर पर गिर गई। उसने अपना पर्स पलंग के पास फेंक दिया और बस चाहती थी कि कंबल में लिपटकर थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाए। पूरे दिन उसने शिवांश मल्होत्रा को कुछ नहीं बताया। फिर भी वो शुक्रगुजार थी कि शिवांश ने उसे कभी जबरदस्ती कुछ पूछने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा की तरह शांत, धैर्यवान और प्रोटेक्टिव था। अनन्या ने बस एक पल के लिए आंखें बंद की और जाने कब नींद ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दूर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। वो जमीन पर गिरी हुई थी, किसी भारी ताकत से जूझती हुई। चारों तरफ अंधेरा था। उसके बिखरे हुए बालों के बीच से बस एक जोड़ी हाथ दिख रहे थे, हरे रंग की वर्दी में लिपटे हुए। अनन्या झटके से बिस्तर पर उठ बैठी। शिवांश, जो अभी अभी घर पहुंचा था, चौंक गया। वो उसके गाल को छूने ही वाला था कि अनन्या अचानक बैठ गई। उसकी सांसें तेज, आंखें चौड़ी और डरी हुई। वो अपने सीने पर हाथ रखे हाँफ रही थी। शिवांश ने बिना कुछ पूछे उसे अपनी बाहों में भर लिया।
मैं ठीक हूँ, अनन्या ने धीरे से कहा। लेकिन फिर भी उसने उसे कसकर गले लगा लिया। उसका सिर शिवांश के कंधे पर टिक गया। आई स्टिल वॉन्ट टू हग यू, शिवांश ने फुसफुसाया, उसकी पीठ पर हल्के से हाथ फेरते हुए, उसके बालों पर छोटे छोटे चुंबन रखते हुए। विल यू एवर टॉक टू मी अबाउट योर नाइटमेयर्स? उसने बहुत नर्म आवाज में पूछा। विच वन? अनन्या ने आंखें बंद करते हुए कहा। वो उसके कंधे से लगी रही। उसके सुकून भरे शरीर की गर्माहट में जैसे सारा डर खो गया। वो खुद को थोड़ा लाड़ प्यार में महसूस कर रही थी। कभी कभी उसे भी किसी की बाहों में ऐसा ही सुकून चाहिए होता था। शिवांश ने थोड़ा सोचकर कहा। फिर उस नाइटमेयर से शुरू करो जो अभी देखा तुमने। अनन्या ने उसकी पीठ पर उंगलियों से हल्के हल्के गोले बनाते हुए मुस्कुराई। वो बहुत लंबी कहानी है। उसने सिर उसके कंधे में छिपा लिया। शिवांश के परफ्यूम की महक, जैसे समुद्र की ठंडी लहरें और संतरे की मीठी खुशबू एक साथ मिल गई हो। वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। शिवांश ने उसके सिर पर किस किया और उसकी ओर झुक गया। हर बार जब वो उसके हाथों के नीचे हल्के गोले महसूस करता, उसका तनाव धीरे धीरे गायब होने लगता। वो कहानी फिर कभी, अनन्या ने धीरे से कहा। फिर उसका चेहरा दोनों हथेलियों में लेकर बोली, लेकिन मैं तुम्हें उस इंसान से मिलवाती हूँ जिसने मेरी आधी जिंदगी को डर में बदल दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन दर्द साफ झलक रहा था। शिवांश ने सिर हिलाया। वो जानता था अब अनन्या अपने अतीत का एक और पन्ना खोलने जा रही थी। वो हमेशा उसकी प्रिवेसी का सम्मान करता था, कभी ज्यादा नहीं पूछा, बस इंतजार किया कि वो खुद बोले। अनन्या ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। ये कहानी है जनरल समर्थ सिंह की। 2 साल पहले एक जवान लड़की फौज के कैंप में भागती जा रही थी, ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहने हुए, चेहरे पर शरारती मुस्कान। अरे रुक जा, बाकी के 80 पुशअप्स पूरे कर। पीछे से इंस्ट्रक्टर की भारी आवाज आई। वो उम्रदराज आदमी था, थोड़ा पेट निकला हुआ, क्योंकि सालों से उसने खुद मैदान में कदम नहीं रखा था, बस सिखाने तक ही सीमित था। वो यूनिट के सबसे लीनियंट ट्रेनर्स में गिना जाता था। अगर कोई ट्रेनी उसे पीछे छोड़ दे तो वो अक्सर पीछा करना छोड़ देता था। बाद में निपट लेंगे, यही सोचकर। मुझे जरूरत नहीं है, लड़की ने पलटकर जवाब दिया और हंसते हुए आगे भागी। अनन्या ओब्रॉय, उस वक्त सब उसे लेफ्टिनेंट ओब्रॉय कहते थे। वो फिजिकल ट्रेनिंग से भागना चाहती थी, क्योंकि उसका दिमाग किसी और लेवल पर तेज था। वो जानती थी कब क्या करना है। तेज धूप के नीचे भागते हुए पसीना उसके माथे से बह रहा था। करीब 10 मिनट भागने के बाद उसने एक विशाल पेड़ के नीचे जाकर सांस ली। वो वहीं टिककर बैठ गई। पेड़ की ठंडी छांव जैसे किसी स्वर्ग का टुकड़ा थी। उसने सिर पीछे टिकाया, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की। दूर कहीं सैनिकों की ट्रेनिंग की आवाजें आ रही थी और झींगुरों की चिड़चिड़ाहट वातावरण में घुली थी। लेकिन फिर एक अजीब सी आवाज आई। कहीं पास में किसी का मजाक उड़ाया जा रहा था। देखो तो जरा, 10 सिटअप्स भी नहीं हो रहे। क्या मजाक है? आर्मी ज्वाइन करने आया है या सर्कस? रो पड़ेगा क्या अब? हंसी और ताने हवा में गूंज उठे। किसी नए सैनिक को सब चिढ़ा रहे थे। वो बहुत दुबला पतला था। ऐसा लग रहा था कि एक हवा का झोंका भी उसे गिरा दे। अनन्या ने आंखें खोली और झुंझलाकर करवट बदली। वो सोना चाहती थी, लेकिन ये बेवकूफ लोग उसे सोने नहीं दे रहे थे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बीत गए। अब उसका गुस्सा उबलने लगा। वो उठी, अपने कपड़ों की धूल झाड़ी, बालों को कसकर बांधा और स्लीव्स मोड़कर बोली, अब सिखाती हूँ इन सबको लेसन। वो गुस्से में ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ी। जैसे ही कोने से मुड़ी, उसने देखा एक दुबला पतला जवान चारों तरफ खड़ा था और बाकी सैनिक उसके चारों ओर हंस रहे थे। वो लड़का बेहद कमजोर दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी जिद थी। अनन्या ने कहा, कितने इरिटेटिंग लोग हो तुम सब। सबकी नजरें उसकी ओर घूमी। जो आदमी सबसे आगे खड़ा था, शायद ग्रुप लीडर, उसने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। उसके कंधे पर लगी 2 सितारों की निशानी पर नजर डाली। कैन यू टेक दिस समवेयर एल्स? अनन्या ने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं वहां नाप लेने की कोशिश कर रही थी और तुम्हारी ये बचकानी लड़ाई ने मेरा दिन खराब कर दिया। भीड़ खामोश हो गई, लेकिन सबके चेहरों पर जिज्ञासा थी, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता था कि यह छोटी कदकाठी वाली लड़की आने वाले दिनों में पूरी ट्रेनिंग यूनिट का सिस्टम बदल देने वाली थी। चैप्टर 274, टेल स्टक्ड बिटवीन लेग्स। क्या कहा तुमने अभी? वो आदमी, जिसे अनन्या ने तुरंत पहचान लिया, विक्रांत रावत, उस लोहे के बॉक्स से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा जिस पर वो बैठा था। उसकी शॉर्ट स्लीव टी शर्ट में उभरी मांसपेशियां उसे और भी डरावना दिखा रही थीं। अनन्या ने व्यंग्य से कहा, क्या तुम्हारे कान बंद हैं क्या? उसने हाथ बांध लिए, चेहरा ठंडा और आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसके साथ खड़े सैनिकों ने अब अपनी हंसी अनन्या पर मोड़ दी। आज तो ये लड़की गई काम से, किसी ने फुसफुसाया। अगर और प्रोवोक किया तो ये खुद ही फंस जाएगी। किसी ने अभी तक उसकी रैंक नहीं देखी थी। अनन्या ने अपने बाल खोलकर कंधों पर फैला लिए। अब किसी को पता नहीं चल सकता था कि वो इन सबकी सीनियर है। अरे ये तो क्यूट सी लड़की है, सोचती है कि सुंदर चेहरा है तो कुछ भी कर लेगी। अरे आ जा बेबी, बड़े भैया की गोद में बैठ जा, अच्छे से ट्रीट करेंगे। सारे सैनिक हंसने लगे। उनकी नजरें अब बेहद घटिया हो चुकी थीं। अनन्या ने उनकी बातों को अनसुना किया।
जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और उसे उछालते हुए खेलने लगी। वाह, ये क्या करने वाली है? पत्थर से डराएगी क्या हमें? लगता है बच्चों वाला गेम खेल रही है, किसी ने कहा। और बाकी सब हंस पड़े। अनन्या की आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने पत्थर को हाथ में घुमाया, उसकी धारदार किनारियों को महसूस किया। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, बैटलफील्ड पर सबसे जरूरी है रिसोर्सफुल होना। ये उसके ट्रेनर के शब्द थे। एक छोटा पत्थर भी गोली बन सकता है अगर सही जगह इस्तेमाल करो। उसकी मुस्कान डरावनी हो गई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सबके रोंगटे खड़े कर दे। तू क्या सोचती है? तू कोई फिलोसफर? अचानक एक जोरदार चीख हवा में गूंज उठी। माहौल पल भर में बदल गया। हंसी थम गई क्योंकि एक सैनिक अपनी आंख पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। अनन्या ने वो पत्थर सीधे उसकी आंख पर फेंका था। साली, तुझे सजा दूंगा। विक्रांत रावत गुर्राया और अपने साथी को पीछे धकेलकर आगे बढ़ा। अनन्या ने एक और पत्थर उठाया। ट्राई मी, उसने ठंडी आवाज में कहा। विक्रांत गुस्से में उस पर झपटा, लेकिन अनन्या ने तेजी से कदम हटाया, उसका हाथ पकड़ा और पलक झपकते ही उसे जमीन पर पटक दिया। सीधा जूडो फ्लिप। उसने उसकी कमर से टक्ड रेजर निकाल लिया और उसका सीना दबाकर उस पर घुटना रख दिया। क्या खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी, उसने धीमे से कहा और एक पागलपन भरी हंसी छोड़ी। आसपास खड़े सब सैनिकों के चेहरों का रंग उड़ गया। अपने बॉस को किसी लड़की के नीचे इस हालत में देखना, ये उनके लिए किसी शौक से कम नहीं था। दोनों आंखें निकाल दूं तो कैसा रहेगा? अनन्या ने रेजर उसके चेहरे के पास लहराया। तुम नहीं करोगी? वुश। हवा की धार फटी। रेजर उसकी आंखों से बस एक बाल की दूरी पर रुक गई। विक्रांत की चीख निकल गई। आर यू क्रेजी? कोई चिल्लाया। तू जानती भी है ये कौन है? विक्रांत रावत के पापा मिनिस्टर है। अगर खबर फैल गई तो तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर देंगे, स्लम में फेंक देंगे तुझे। फिर लोग तेरे साथ क्या करेंगे पता है? अनन्या की हंसी पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में गूंज उठी। एक ठंडी, डरावनी और पागलपन भरी हंसी। बैंकरप्ट मुझे, उसने कहा आंखों में एक चमक के साथ। तुम सबको निकालने के लिए मुझे सिर्फ एक कॉल करनी होगी। अब सबको एहसास हुआ ये कोई आम लड़की नहीं थी। मैं देखती हूँ कौन मुझे छूता है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द जैसे चाकू बनकर हवा में कटा। मैं गोली मार दूंगा, रुको। भीड़ में से एक लड़का आगे आया, चश्मा पहने, शांत लेकिन डरा हुआ। उसने अनन्या को देखा, फिर धीरे से अपने दोस्तों को धक्का दिया। भागो। क्या? किसी ने पूछा। भागो बेवकूफो, ये अनन्या ओब्रॉय है। पूरा ग्रुप जड़ हो गया। अनन्या ओब्रॉय? वही ओब्रॉय फैमिली की है जिसका नाम सुनकर मिनिस्टर्स भी संभल जाएं? सारे सैनिकों की आंखें डर से फैल गईं। फिर बिना कुछ सोचे सब भाग निकले, अपने बॉस विक्रांत को वहीं छोड़कर। अब सिर्फ विक्रांत रह गया था, कांपता हुआ, हारा हुआ। मैं माफी चाहता हूं, मुझे नहीं पता था आप कौन हैं, वो हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज डर और शर्म से कांप रही थी। अनन्या ने तिरस्कार भरी नजर डाली। क्या पैथेटिक आदमी है, उसने मन ही मन कहा। मैं वादा करता हूं, मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। विक्रांत ने हाथ जोड़ दिए, गहरी झुककर बोला, माम प्लीज फॉरगिव मी। अनन्या ने गहरी सांस ली। गर्मी से पसीना बह रहा था। वो और सजा देना चाहती थी, लेकिन धूप बहुत तेज थी। वो बोली, निकलो यहां से। विक्रांत को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो पलक झपकते ही भाग निकला, अपनी पूंछ टांगों के बीच दबाए हुए। चैप्टर 275 दे बेटर बी एडिबल। अनन्या ने अपना रेजर अपनी जैकेट की जेब में रखा और जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पैंट्स के किनारों को पकड़ रहा है। उसने नीचे देखा और वही दुबला पतला लड़का दिखाई दिया जो पहले मिला था। क्या चाहिए तुम्हें? उसने झट से पूछा। उसकी घमंडी प्रवृत्ति बाहर आ गई। उसने अपनी घड़ी देखी और आह भरी। वो थेरेपी सेशन के लिए लेट थी। धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, लड़के ने धीरे से कहा, जल्दी से उसका पैर छोड़ते हुए और खड़ा होने की कोशिश करता हुआ। तुम मुझे छोड़कर ही धन्यवाद कर सकते हो, उसने बुरी तरह कहा। तभी अचानक उसके सामने एक आइस कोल्ड सोडे की बोतल आ गई। उसने झपकते हुए देखा। ये कहां से आया? और इसे बचाना नहीं कहेंगे, ज्यादा सही होगा। तुम्हें सीखना चाहिए कि कंट्री की सेवा के लिए मिनिमम पुशअप्स और सिटअप्स करना कितना जरूरी है, उसने उसे समझाया। हाथ हिप्स पर रखकर, माफी, मैं अब और प्रैक्टिस करूंगा, लड़के ने गंभीरता से कहा। अनन्या ने सिर हिलाया। मैं ऑफिस से वापस आ रहा था। नहीं, कैफेटेरिया से नहीं, छोड़ो, मैं ये अपने लिए रख रहा था, लेकिन अब तुम्हें दे देता हूं। बचाने के लिए धन्यवाद। अनन्या की गला सूख गया। बोतल कंडेंसेशन से भीगी हुई, अभी उसके लिए बहुत टेम्पटिंग लग रही थी। वो हाथ बढ़ाकर लेने ही वाली थी कि लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? उसने चौंकते हुए कहा। हाथ खींचने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि हाथ हिल नहीं रहा। ये लड़का कितना मजबूत था। उसने खुद भी ज्यादा ताकत लगाई थी। ले लो, ये मेरा छोटा सा एहसान है। उसने मुस्कुराते हुए बोतल उसके हाथ में रखी। जब उनकी उंगलियां टकराईं, लड़के के गालों पर हल्का ब्लश गया। वो शर्म से अपने पैरों की ओर देखने लगा। अनन्या ने महसूस किया कि उसने उसे थोड़ा रफ ट्रीट किया। आखिरकार वो सिर्फ एक इनोक्यूअस बुलीड विक्टिम था। उसने हल्का आह भरी। ठीक है, रहने दो,
उसने बोतल का ढक्कन खोला और एक लंबी घूंट पिया। ठंडी सोडा ने उसकी प्यास तुरंत बुझा दी और शरीर की गर्मी को शांत किया। ओह, सही है, मैंने अपना नाम बताया ही नहीं, लड़के ने शर्म के साथ कहा। अनन्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं अब से तुम्हारे लिए और ड्रिंक लाऊंगा, स्नैक्स भी छुपाकर लाऊंगा, उसने धीरे से कहा और हाथ बढ़ाया। आशा है हम अच्छे दोस्त बनेंगे। यहाँ रूल्स कड़े थे। बेस में आउटसाइड फूड अलाउड नहीं था, सिवाय उन लोगों के जो अथॉरिटी रखते थे। अनन्या को याद आया जब उनका लगेज सर्च हुआ था और उसके सारे पसंदीदा स्नैक्स फेंक दिए गए थे। उसे वो क्रंची और क्रीमी मिठाइयाँ बहुत याद आती थी। अब वो उसे थ्रेट नहीं मान रही थी। यही उसकी पहली गलती थी। दूसरी गलती थी इस सिचुएशन को क्वेश्चन न करना। ऐसा कैसे हो सकता था कि एक सिंपल सोल्जर मेन ऑफिस में एक्सेस पा सकता हो? अनन्या ने उसके हाथ की ओर देखा। मुझे चिप्स, कैंडी और चॉकलेट पसंद है। अगर दोस्त बनना चाहते हो तो रोज ये मुझे दो। लड़के ने सिर हिलाया, चेहरे पर ब्राइट और चेयरी स्माइल। अनन्या ने सोचा, हाय, ये मुस्कान कितनी क्यूट है। अब उसने उसका पूरा चेहरा देखा। स्टॉमी आईज, परफेक्ट आईब्रोज, हल्का क्रूक्ड नोज और हाई चीक बोन्स, बिल्कुल फेरी टेल का प्रिंस चार्मिंग। क्या यही वजह थी कि उसे बुली किया जाता था? मेरा नाम समर्थ, अनन्या ने भौहें चढ़ाई। बस समर्थ? नहीं, सिंह मेरा सरनेम है। मेरा पूरा नाम समर्थ सिंह है, उसने ग्रीन करते हुए कहा। उसके पर्ली व्हाइट टीथ दिखाए। अगर अनन्या पुरुषों पर इतना डिस्ट्रस्टफुल न होती तो उसका स्टमक फ्लटर कर गया होता। इतना हैंडसम स्माइल। नाइस टू मीट यू देन, उसने हल्की मुस्कान के साथ हाथ मिलाते हुए कहा। उसकी स्माइल इनोसेंट और प्योर थी, जैसे आने वाले मंथ्स में उसका सच्चा टॉर्मेंट शुरू होने वाला था। लगभग हर 3 दिन में समर्थ रैंडमली स्नैक्स लेकर आता। अनन्या ने नहीं सोचा था कि वो अपने वर्ड्स में सीरियस होगा, लेकिन उसने मंथ्स तक रूटीन बनाए रखा। अनन्या ने उसकी मदद की, टेक्निक्स सिखाई। जल्दी ही उसने समर्थ सिंह को बॉडी, माइंड और स्किल्स में पूरी तरह डेवलप कर दिया। दिन बीतते गए, वो और मजबूत हुआ। मसल्स और फीचर्स और डिफाइंड और रोगिश हुए। वो कैंप का स्टार बन गया, अपनी लुक्स और बैकग्राउंड की वजह से। सेरेमोनियल डे आया, समर्थ सिंह को जनरल का टाइटल मिला। उसके फैमिली लिनिएज, रियल रैंक और बैकग्राउंड सामने आए। लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, सिवाय अनन्या के, जो अपने यूजुअल ग्रुप के साथ रही। निशा वो फिर कर रहा है, नैना शर्मा ने अनन्या को विस्पर किया, जहां समर्थ सिंह ट्री के पास खड़ा था। छोड़ो उसे, अनन्या ने कहा, अपने इक्विपमेंट की जांच करते हुए। जनरल बनने के बाद वो स्नैक्स लेकर नहीं आता। अनन्या को इससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब टेडी बेयर्स और फ्लावर्स लाए तब उसने मैसेज समझा। वो कोटिंग कर रहा था। अब वो गुलाब लेकर आ रहा है। दे बेटर बी एडिबल, अनन्या मटर्ड। असॉल्ट राइफल में अमो डालते हुए और स्कोप जीरो करते हुए किसी ने उसके कंधे पर टैप किया। उसने गन घुमाकर उनकी ओर देखा। एक लोडेड गन को कमांडिंग ऑफिसर पर पॉइंट करना मैसिव ऑफेंस होता। समर्थ सिंह ने कोई फर्क नहीं डाला, ब्लिंक में गन फर्श पर फेंक दिया। निशा डर गई। ट्रिगर दबने का खतरा था। अनन्या के हाथ में अब एक बुके रखा गया, रूबी रेड रोजेस, ड्यू की बूंदों के साथ। माय ब्रेक 10 मिनट में है, सिटी चलोगी? समर्थ सिंह ने पूछा। अनन्या ने फ्लावर्स की ओर अनइंटरेस्टेड एक्सप्रेशन से देखा। नो थैंक्स, उसने कहा और बुके वापस रखा। क्या हुआ है तुम्हें? अपनी स्टेशन पर लौटो, अनन्या ने गुण उठाने के लिए बेंड किया। उसने उसका रिस्ट पकड़ लिया। जमीन को छुओगे तो गंदगी लगेगी। उसने गन उठाया, टॉवल से साफ किया और टेबल पर रखा। गो बैक टू योर स्टेशन। बाकी ऑफिसर्स फिर देख रहे हैं। अनन्या ने असॉल्ट राइफल नीचे रखा। यू आर डूइंग इट अगेन। डूइंग व्हाट? उसने झुंझलाकर पूछा, हेयर टाई ठीक करते हुए। यू शुडंट केयर सो मच अबाउट अदर्स, समर्थ सिंह ने धीरे कहा। उसने पॉकेट नाइफ निकालकर हेयर टाई काट दिया। लंबा बाल नीचे गिर गया। जर्क, ये क्यों किया? अनन्या ने चिढ़कर कहा। एवरीवन कुड सी योर नेक, उसने स्ट्रेंज स्माइल दिया। डेंजरस लुक उसके फेस पर था। अनन्या ने आंखें घुमाई। उसने दूसरा हेयर टाई उठाया। समर्थ सिंह ने रिस्ट पकड़ लिया। टाई इट अगेन, नहीं तो पूरा मंथ स्कार्फ पहनाऊंगा। उसकी रिलैक्स्ड वॉइस रफ और कमांडिंग हो गई। अनन्या स्टिफ हो गई, आईज क्लैश हुए। उसने स्टबनली हेयर टाई रीच की, तब उसने उसे अपने पास खींचा। चेस्ट कलाइड हुई, ब्रेथ हिच्ड। डू नॉट टेस्ट मी, उसने धीरे कहा। अनन्या ने टीथ ग्रिटेड। जब तक उसके शोल्डर्स पर स्टार्स की चमक नजर आई, तब तक वो वर्ल्ड्स पार्ट याद आए। चेंज हो गए हो तुम, उसने मटर्ड किया और ऑफिसर्स क्वार्टर्स की ओर चल दी। समर्थ सिंह ने उसकी फिगर डिसअपियर होते देखा। साई भरी और नेक स्क्रैच किया। डैम इट, उसने सोचा। अगेन मेरा एंगर मेरा बेस्ट ले गया। निशा शर्मा कॉमन एरिया में कपड़े फोल्ड कर रही थी। तभी अनन्या का दरवाजा जोर से खुला और उसके पीछे उसकी छोटी बहन नैना शर्मा आई। निशा ने नैना को देखा, जिसने सिर हिलाया। अनन्या लगभग 5 मिनट खामोशी से खड़ी रही, फिर कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलकर मैदान की ओर चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद से बहस की हो। क्या हुआ? निशा ने पूछा जब अनन्या नजरों से गायब हो गई। समर्थ सिंह फिर से परेशान कर रहा है। उफ,
वही फिर से? इस हफ्ते कितनी बार हो चुका है? 5वीं बार? और आज तो सिर्फ मंगलवार है। निशा ने आह भरी। उसने नीटली फोल्ड किए कपड़े बास्केट में रख दिए। वो हमारी अनन्या ओब्रॉय से इतना प्रभावित हो गया है और अब वो उसे बारले एक्नॉलेज करती है, नैना ने कहा। और काउच पर बैठ गई। जनरल बनने के बाद उसका एरोगेंस बढ़ गया है। मुझे सुनने में आया कि उसने अनन्या से सीखी सारी चीजें छोड़ दी हैं। कितनी अनग्रेटफुल है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। उसकी रैंक हमसे बहुत ऊपर है, निशा ने कहा। वो अपनी छोटी बहन को अलविदा कहकर रूम छोड़ गई। नैना को ऑफिसर क्वार्टर्स में अकेले रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसने आफ्टरनून क्लासेस ज्वाइन करने का निर्णय लिया। अनन्या पीछे मुड़ी और देख लिया कि समर्थ सिंह प्रेमिसेस से बाहर हो गया है। उसने अपना बाल बांधा और प्रैक्टिस शुरू की। वो टारगेट्स पर लगातार शूट करती रही, अपना गुस्सा निकालते हुए, जब तक कि अलॉटेड ब्लैंक बुलेट्स खत्म नहीं हो गए और सूरज ढलने लगा। टिंटेड गॉगल्स पहनकर उसने समय का एहसास नहीं किया। उसने गॉगल्स उतारे, वेपन क्लीन किया, गन लॉक्ड आर्म्स रूम में रखा और जॉगिंग करते हुए ऑफिस कॉम्प्लेक्स लौट आए। जैकेट उतारते हुए हॉलवे में कई रूम्स के लाइट्स ऑफ थे। उसने समय देखा। अजीब, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने श्रग किया। फिजिकल फिटनेस असेसमेंट आने वाला था, इसलिए उसने रूम में जाना ही ठीक समझा। कॉमन एरिया में भी लाइट ऑफ थी, तो उसने सोचा कि निशा और नैना अभी वापस नहीं आई थी। अनन्या ने बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसकी नाक सिकुड़ गई, कुछ अजीब स्मेल थी। उसने लाइट्स ऑन करने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं किया। उसने रैपिडली ब्लिंक किया और देखा कि बड़े आकार का एक व्यक्ति उसके बिस्तर पर बैठा है। तुम पागल हो, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगी, उसने तिलमिला कर कहा। लेकिन देखा कि दरवाजा लॉक है। उसने डिसअपीयरिंग फुटस्टेप्स सुनी और दिल डूब गया। क्या हो रहा है? अनलॉक करो अब, उसने घुड़की। तब उसने देखा कि आदमी उसके बहुत करीब खड़ा है। कब उठ गया? क्यों, तुम मुझसे नफरत करती हो, उसने स्लर्ड वर्ड्स में कहा, ब्रेथ शराब की गंध से भरी हुई। अनन्या की नाक सिकुड़ गई। उसने हाथ हवा में हिलाया। पहली बार उसने आवाज सुनी। क्या ये समर्थ सिंह है? अंधेरा था, लेकिन उसने सेंस किया। गंदा। दूर हटो समर्थ। आदमी एक सेकंड के लिए चुप रहा, जैसे उसके वर्ड्स प्रोसेस कर रहा हो। मेरा ब्रेथ खराब है, मैं दिन में 3 बार ब्रश करूंगा, उसने फेस बीट रेड किया। अनन्या ने साइड स्टेप करने की कोशिश की, लेकिन उसने आर्म्स उसके सिर के दोनों तरफ स्लैम कर दिए। कहाँ जा रही हो? उसने शर्म से पूछा। अनन्या जानती थी कि वो डूम्ड थी, भले ही वो ड्रंक हो। वो उसे ओवरपावर कर सकता था। अपनी क्वार्टर्स लौटो और सो जाओ। पानी पी लो, नहीं तो हैंगओवर होगा, उसने कोक्स किया। नहीं, उसने हेड नीचा किया और कान में विस्पर किया। मैं आज तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। अनन्या का शरीर डिस्गस्ट से श्रिंक हो गया। ओवर माई डेड बॉडी। ठीक है, अरेंज कर देंगे, उसने लाफ किया और जबरदस्ती उसके चिन को पकड़ा। अनन्या की आंखें खुल गईं जब उसने अचानक उसके होठों को सील कर दिया। वो रेजिस्ट करने लगी, लेकिन काम नहीं आया। मम्फ, उसने सेंसिटिव पार्ट पर किक करने की कोशिश की, लेकिन उसने लेग क्रॉस कर दी और वॉल पर पिन कर दिया। जब वो पीछे हटा, अनन्या ने सिर पीछे झुकाया और उसके फोरहेड से टकराया। ग्रिप लूसन हुआ। अनन्या ने हाथ उठाया। पक, अनन्या ने उसे मारा। वापस जाओ, तुम शराबी हो, उसने चिल्लाया। एस्केप करने की कोशिश की। वो अब्रप्टली उसे उठाकर शोल्डर्स पर ले गया और बेड पर फेंक दिया। तुमने गलती की, उसने स्नाल्ड। तुम्हारा स्लैप मुझे जगा गया, उसने बेल्ट उतारकर रिस्ट टाई कर दिए। अनन्या ने काटा और किक किया, रेजिस्ट किया। तुम पागल हो, क्या कर रहे हो? क्या यही रीपे है मेरे ट्रेनिंग के महीनों का? उसने चिल्लाया, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि हार्डली मूव कर पाए। रिस्ट्स जल्दी ही बाउंड हो गए। शर्ट रिप्ड ऑफ हुई। स्पोर्ट्स ब्रा रिवील हुआ। यादें फ्लड होने लगी। उसने उसे स्टमक पर फ्लिप किया, डीप बेड पर प्रेस किया। मत करो, उसने मीकली विस्पर किया। ठीक है, मैं जेंटल रहूंगा, बाद में तुम्हारे साथ मैरिज करूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, उसने कहा। रिलैक्स, क्यों ऐसा होना चाहिए? उसने रोते हुए पूछा, एक हाथ वेस्ट पर, दूसरा बॉडी के पास इंच कर रहा था। तुम जैसी महिलाओं की इनोसेंस तभी छीनी जाती है। मैंने नहीं कहा था कि टाई मत करो? ये होता है जब नेक रिवील करते हो। उसने स्नाल्ड माउथ नेक पर प्रेस किया, हार्शली सक किया और बाइट की। अनन्या ने पेनफुल ट्राई की, स्ट्रगल किया, तेज भरे। मैं तुम्हें मार डालूंगी, उसने पैंट्स टक करना शुरू किया। बहुत हो गया, रोक दो, उसने श्रीक किया, किक किया, लेकिन वो आसानी से डॉज कर गया। जब लेस्ड अंडरगारमेंट्स रिवील हुए, आंखें वाइड हो गई और टीयर्स फ्लो होने लगी। बैंग बैंग बैंग। निशा, क्या हो रहा है? क्यों लॉक्ड है दूर? निशा वम दरवाजा पाउंड कर रही थी। नैना शर्मा पास में। नैना फ्लो पर झुकी, दरवाजे के क्रैक से पीक किया। वो क्लियरली देख सकती थी ग्रीन जैकेट। मैं जानती हूं तुम अंदर हो, ओपन करो। ठीक हो? क्यों चिल्ला रही हो? चैप्टर 277 होप टू डाई। अनन्या झुकी हुई थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। समर्थ ने महसूस किया कि उसने मजाक में बहुत आगे बढ़ा दिया। जब उसने उसकी तेज देखी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने जल्दी से अनन्या की पैंट ठीक की और उसे बैठने में मदद की, फिर उसे अपने आर्म्स में लेकर हग किया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, उसने धीरे से कहा, जबकि अनन्या का पूरा बॉडी ट्रेम्बलिंग था। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। ओके, समर्थ ने उसका फेस अपने हाथों में लिया। उसके वेट चीक्स को छूते हुए उसका दिल ऑलमोस्ट टूट गया। डोंट क्राई, इट वॉज जस्ट अ जोक। आई ओनली वॉन्टेड टू स्केयर यू अ लिटिल। अनन्या चुप रही। समर्थ ने उसे और कसकर होल्ड किया और उसके सिर को अपनी चेस्ट पर टिकाया। आई वोंट बॉदर यू अगेन। I remember you like snacks, right? How about I bring chocolate pies and those tomato chips you love? I'll even get rice cakes. अनन्या बस सिर हिला पाई, डर के मारे। जब उसने उसका गाल छूने की कोशिश की, तो अनन्या सिहर गई और पीछे हट गई। समर्थ को उसके रिएक्शन से दुख हुआ। उसने उसके गाल पर हल्का हाथ रखा और धीरे से फोरहेड किस किया। कैच अप ऑन सम स्लीप, उसने कहा। उसके रिस्ट से बेल्ट हटाई और उसे बेड पर लेटाया। उसने 3 तक काउंट किया, फिर दरवाजे के पास गया और अपनी बॉडी से उसे प्रोटेक्ट किया। फिर उसने दरवाजा अनलॉक किया। तभी निशा और नैना कमरे में दौड़ती हुई आई। अनन्या, उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन बीच में रुक गई। अगर दूर पहले लॉक्ड था और अनन्या बेड पर थी, तो इसे अंदर से किसने खोला? लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा, समर्थ गौन था। पूरी रात अनन्या ने न बोला और न हिली। वो बेड पर पड़ी रही और दीवार को घूरती रही। निशा और नैना ने कोशिश की, पर वो नहीं उठी। अंत में उन्होंने छोड़ दिया। रात में अनन्या ने अपने दादाजी को कॉल किया। उन्होंने पिक नहीं किया। अनन्या ने एक ट्रेम्बलिंग वॉइसमेल छोड़ा, हेल्प मी, फिर वो सो गई। सुबह जब उसने आईज खोली, तो खुद को मूविंग व्हीकल में पाया। अगर उसके सिर पर कंफर्टिंग हैंड नहीं होता और उसे पट नहीं किया जाता, तो वो पैनिक कर जाती। स्लीप माई चाइल्ड, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, जोरावर क्वाइटली सेड और उसके ऊपर ब्लैंकेट्स टक किए। कुछ ही देर पहले जोरावर बेस में क्वाइटली एंटर हुआ। मानव कमरे में गए अनन्या लेने, और दोनों स्टेल्थली बाहर निकल आए। कोई भी नोटिस नहीं कर पाया। ऑफिशियल लीव या ना हो, जोरावर को फर्क नहीं पड़ा। निशा ने पूरी रात डिस्टर्ब नहीं किया। सुबह जब उसने बेड खोला, तो वो एम्प्टी थी। ब्लैंकेट्स नीटली फोल्डेड थे, बिलोंगिंग्स गॉन, और एक लेटर बेड पर रखा था। अनन्या इस प्लेस को छोड़ चुकी थी, कभी वापस नहीं आएगी। और ऑफिस को उसके मिलिट्री डिस्चार्ज पेपर्स मिल चुके थे। कहाँ जा रही है, इसे किसी ने नहीं बताया, पर सबको अंदाजा था कि वो होमटाउन मुंबई लौट गई, बसलिंग सिटी में सेफ और समर्थ से दूर। निशा और नैना को डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं थी। बूट प्रिंट्स देखकर समझ गए कि कोई पुरुष इन्वॉल्व था। अनन्या ने सच्चाई 3 महीने बाद ही बताई। हर दिन वो थेरेपी जाती और नम होकर ब्लू वॉल्स वाली रूम में बैठती, जहां बस क्लॉक टिकिंग सुनाई देती। थेरेपिस्ट पेशेंटली उसे देखती और सूदिंग म्यूजिक चलता रहता। रूटीन हर सेशन रिपीट होता। दिन ब दिन यही रूटीन चली, जब एक दिन अनन्या ने एक वर्ड कहा, जनरल। अगले दिन उसने सरनेम कहा, सिंह, और अगले दिन समर्थ। धीरे धीरे स्टोरी अनरावल हुई। थेरेपिस्ट धीरे धीरे पूरा नाइट का इंसिडेंट समझी। जब पूरा ट्रूथ पता चला, उसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ अनन्या तैयार होने तक। जोरवर को भी 3 महीने बाद पूरा ट्रूथ पता चला। वो उसे हंट करना चाहता था, पर इम्पॉसिबल था। समर्थ अपने पोजीशन में डीपली रूटेड था, प्रेज था, और इन्फ्लुएंशियल लोगों से कनेक्टेड था। एंट्री का कोई फुटेज नहीं, कॉमन एरिया में प्रेजेंस का कोई एविडेंस नहीं। बूट प्रिंट स्टैंडर्ड बूट्स के थे। जोरवर और फैमिली की इन्फ्लुएंस से भी समर्थ को डेरैंक करना इम्पॉसिबल था। उसके फादर मेजर समर्थ थे, और फैमिली के अन्य लोग हाई रैंक में थे। जोरवर के स्ट्रिंग्स भी मेजर समर्थ की थिक रोप्स के आगे कुछ नहीं कर सकते थे। प्रेजेंट अनन्या ने उस मेयर रेप एनकाउंटर के बारे में किसी को नहीं बताया। दुनिया में सिर्फ 2 लोग जानते थे, वो बस डिल्यूशनल परस्यूट और समर्थ की डेस्परेशन के बारे में बोलती। वो सच में बताना चाहती थी, पर जब माउथ खोली, वर्ड्स नहीं निकले। थेरेपी में जैसी कंडीशन थी, वही दोबारा हुई। शिवांश देख सकता था कि यह पूरा ट्रूथ नहीं था। उसके पैनिक आइज और बार बार माउथ खोलने और बंद करने से पता चलता था कि वो और कहना चाहती थी, पर नहीं कह सकी। शिवांश ने उसे टाइटली हग किया। इट्स ओके, आई कैन वेट, यू विल नेवर बी नियर हिम, आई प्रॉमिस। अनन्या उसके आर्म्स में सिर दबाकर सांस ले रही थी। वो खुद को वीक मान रही थी। तुम्हें मेरे डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, तब तक कि तुम उसके किसी बाल को छू सको, शिवांश ने धीरे कहा। प्रॉमिस, क्रॉस माई हार्ट एंड होप टू डाई। शिवांश ने उसे बेड में लिटाया। हाथ उसके गाल पर सॉफ्टली टिका। चेस्ट धीरे धीरे राइज फॉल कर रहा था। वो उसे और पास खींचता, उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसने फोन उठाया और चेन गोनांग को कॉल किया। गुड इवनिंग बॉस, चेन ग्रोगली जवाब देता है। मैन, वी आर लुकिंग फॉर हिज जनरल समर्थ। फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट हिम। यस सर, गेट आउट ऑफ बेड, आई वॉन्ट रिपोर्ट बाय टुमारो मॉर्निंग। शिवांश ने फोन हैंग कर दिया। चैप्टर 278 नॉट इनफ। राजट की रिपोर्ट बेली मेजर समर्थ के बारे में सरफेस तक ही पहुंच पाई थी। गहराई में जाने की कोशिश में उसने एक कॉम्प्लिकेटेड कोड ढूंढ लिया। शिवांश ने रिपोर्ट का पहला हिस्सा पढ़ा और तय किया कि वो खुद उस कोड को क्रैक करेगा। कुछ दिन बिना किसी खास घटना के बीत गए।
फिर अनन्या की मैटरनल ग्रैंडमदर रामा जिंदल का बर्थडे नजदीक आया। अनन्या और रामा के करीब होने को देखकर शिवांश ने एक बड़ा ट्रंक भरकर गिफ्ट्स ले आया। कैमल वूल जैकेट्स, जिनसिंग, एबलोनी, मैचिंग जेड ब्रेसलेट्स और इयररिंग्स, पोर्सेलन टी कप्स, एसेंशियली सब कुछ जो एक एल्डर को पसंद आए। अनन्या विंडो से बाहर देख रही थी। उसकी नजरें पीछे ट्रेल कर रही 2 एक्स्ट्रा कार्स पर पड़ी। यूजुअली शिवांश की प्राइवेट टीम और बॉडीगार्ड्स डिस्क्रीटली फॉलो करते थे, लेकिन आज गिफ्ट्स की वजह से और भी कार्स थी। उसकी नजरें शिवांश पर पड़ी। वो लैपटॉप पर पूरी तरह फोकस करके काम कर रहा था। ब्राउज निटेड और फिंगर्स कीबोर्ड पर तेजी से मूव कर रही थी, जैसे पियानो बजा रहा हो। अनन्या को याद आया कि वह भी पियानो बजाती थी, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत दिन से नहीं बजा पाए। अनन्या क्वाइटली उसे एडमायर कर रही थी। उसके ग्लासेस उसके नोज पर परफेक्ट बैठे थे। ग्रे कार्डिगन और व्हाइट शर्ट उसके टोन बॉडी को परफेक्टली हग कर रही थी। वो प्रैक्टिकली ड्रूल कर रही थी। क्या कर रहे हो? उसने सॉफ्टली पूछा। वो चाहती थी कि वो वर्क करता रहे, पर बॉर्डम जल्दी ही आई और फोन देखने लगी। विंडो के बाहर सिर्फ हाईवेज और ट्रीज थे, जो सब एक जैसे दिख रहे थे। नथिंग इंपॉर्टेंट, शिवांश ने कैजुअली रिप्लाई किया, अनअवेयर कि अनन्या थोड़ी नेग्लेक्टेड फील कर रही थी। अनन्या ने लिप्स प्रेस की और सल्क करने लगी। उसने झुककर उसके पास देखा। क्यूरियस थी कि यह कोडिंग क्या था। ये क्या है? उसने टिल्टेड हेड किया। वर्क, शिवांश ने वेगली कहा और लैपटॉप साइड पर रखा। अनन्या ब्लिंक कर बोली, ओह ठीक है, फिर वापस फोन पर चली गई। शिवांश ने साई किया। वो पैसिव अग्रेसिव सल्क कर रही थी। उसने शोल्डर पर हाथ रखा, पर अनन्या ने श्रग कर दिया। लिपन ट्विच हुई। उसने उसके चीक को पोक किया। अनन्या नियरली हैंड बाइट कर देती। मत सल्क करो, ये कोडिंग तुम्हें अफेक्ट नहीं करती, सो चिंता मत करो, शिवांश ने हल्के टोन में कहा। पूरी कार में हमने घंटा बिताया और तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, अनन्या ने कंप्लेन किया। कुछ लोग इसे नीडी समझते, पर शिवांश ने इसे प्रोग्रेस देखा। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम बात करना चाहती हो, उसने टीज किया। उसकी आईज नैरोड, फिर वापस फोन पर चली गई। तो अब क्या बात करें? अनन्या ने सोचते हुए कहा। शिवांश ने हल्की हंसी की। उसकी आवाज दिल को वार्म कर रही थी, डीप और स्मूथ। तो बर्थडे गैदरिंग में कौन कौन आएगा? बैंक्वेट नहीं है, सिर्फ फैमिली गैदरिंग है, अनन्या ने कहा। शिवांश ने सुनिश्चित किया कि सविता और अनिका बर्थडे में नहीं आएंगी। सविता अपने हस्बैंड के पीछे बिजी थी। अनिका परफॉर्मेंस के लिए अब्रॉड गई थी। शिवांश ने उसके चीक पर फिंगर रखा और जेंटली चिन अपनी तरफ टर्न किया। हमको उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, छोटी बातें तुम्हारा समय बर्बाद करेगी, उसने विस्पर किया। फिर उसने उसके लिप्स पर एक जेंटल किस दिया। कार में सनलाइट की गर्मी जैसी इंटेंसिटी थी, लिप्स इंचेस अपार्ट। तब तक विंडो पर नॉकिंग हुई। शिवांश ने ध्यान नहीं दिया, पर जानता था कि अनन्या को फर्क पड़ेगा। पूरी मॉर्निंग अनन्या गिफ्ट्स चेक करने में बिजी थी। उसे एक किस भी नहीं मिली। शिवांश ने हैंड उसके नेक के पीछे रखा, लेकिन वो मुड़कर विंडो देख रही थी। उसने उसके लिप्स पर टाइनी पैक्स दिए, फिर सीलिंग किस। अनन्या की आईज ब्रीफली वाइडेंड, फिर फ्लटर शट। शिवांश ने उसकी नेक टिल्ट की, ओपन माउथ किस परफेक्ट अलाइनमेंट में किया। उसने उसे ब्रेथलेस कर दिया। हस्क्ड वॉइस में विस्पर्ड, वी विल कंटिन्यू लेटर। अनन्या ने उसके वर्ड्स बेली रजिस्टर्ड किए। हैंड नेक के पीछे नहीं होता तो वो विंडो पर स्लम्प्ड होती। शिवांश ने बॉटम लिप बाइट किया, प्लीज बाय इफेक्ट। फिर पोजेसिव ब्रेन अलर्ट हुआ कि कोई और उसे ऐसा फील कराता है या नहीं। बिना वार्निंग उसने लिप्स को फिर से क्रैश किया। अनन्या ने सॉफ्ट मोन किया। बॉडी उसकी तरफ आंच हुई। शिवांश का आर्म उसके लोअर बैक पर गया, मोल्डिंग हर बॉडी। किस रफ था, थोड़ा पनिशिंग लेकिन प्लेजरेबल। हर लिप्स एडिक्टिंग थी, समटाइम्स शाई निबल्स, समटाइम्स बोल्ड और डेयरिंग। शिवांश कभी इनफ नहीं पा सका। अनन्या ने क्वाइट प्लेजर साउंड छोड़ा। शिवांश ग्राउल किया, हर कर्व फील किया। शी टैप चेस्ट, डिमांडेड एयर। ही फाइनली पुल्ड बैक। फिर स्लो टॉर्चरस किसेस नेक पर, बर्निंग सेंसेशन स्टमक में। एसएच शिवांश, आई कांट थिंक स्ट्रेट, उसने कहा। हेयर में फिंगर्स नेस्लिंग, दैट्स द पर्पस, उसने विस्पर किया। लिप्स फिर से ऊपर ट्रेल हुए, डिजायर अनदर किस। थर्ड थर्ड विंडो पर फिर से नॉकिंग। अनन्या स्टार्टल्ड हुई। पैनिक की फैमिली देख ले। आईज वाइडेंड, हार्ट रेस्ड। शिवांश ने हैंड बैक ऑफ हेड पर रखा, फेस चेस्ट में प्रेस किया, दूसरी हैंड शोल्डर को करेस किया। रिलैक्स, विस्पर्ड। स्लोली वो काम हुई। बॉडी मेल्ट कर गई। ही वॉन्टेड टू किस हर अगेन, पर रूड नॉकिंग ने इंटरप्ट किया। एंगर ग्रो हुआ। अनन्या के लिप्स और स्वीट एडिक्टिव किसेस ने उसे और पोजेसिव बना दिया। चैप्टर 279। अभी करो। अनन्या कार का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसे लॉक पाया। उसने पार्टीशन नीचे किया और उलझन में रोहित की ओर देखा। क्या मैं कार का दरवाजा खोल दूं? मैडम, रोहित ने हल्के स्वर में पूछा। उसकी आंखें अनन्या के गले पर लगे निशानों पर पड़ी। उसका चेहरा थोड़ा गर्म हो गया और जल्दी ही उसने निगाहें हटा ली। उसका बॉस सच में बहुत ज्यादा था। नहीं, शिवांश मल्होत्रा ने गरजते हुए कहा। लेकिन अनन्या ने आंखें घुमाई। हाँ, अब खोल दो। शिवांश के होठों के एक किनारे पर शरारती मुस्कान तैर गई।
कैसे चाहोगी? हूँ, अनन्या ने उलझन में पूछा, देखते हुए कि उसने उसके बाल हटाकर गले को ढक दिया। उसने उसकी कॉलर भी ठीक की, ये समझते हुए कि अनन्या इसे दिखाने में संकोच करती थी। अगर शिवांश अपनी मर्जी करता तो उसे दुनिया के सामने दिखाने पर मजबूर करता, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। शिवांश ने अपना सिर उसके कान के पास झुकाया, उसकी गर्म सांसें उसके गालों पर पड़ रही थी और हल्की हल्की सिहरन उसकी रूह तक पहुंच रही थी। गहरी, हसीली और सडक्टिव आवाज में उसने फुसफुसाया, कैसे चाहोगी यह करना? अनन्या का शरीर उसके शब्दों से गर्म हो गया। उसे अभी तक पूरा मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन उनकी निकटता ही काफी थी। मैं समझ नहीं पा रही, क्या तुम ये लेदर सीट पर करना चाहोगी, या हमारे घर में बिस्तर पर, या किचन काउंटर पर, या चाहो तो तारों के नीचे? अनन्या का चेहरा लाल हो गया जैसे टमाटर। उसने उसे धक्का दिया, शर्मिंदा होकर। इनमें से कोई नहीं, उसने फुसफुसाया और अपना चेहरा घुमा लिया। शिवांश जोर से हंसा, जो सीधे उसके दिल तक पहुंच गया। उसने चाहे कितना भी छुपाया, शिवांश उसकी छाती पर लगे हल्के गुलाबी रंग को देख सकता था। हमारे भविष्य के बच्चे कैसे होंगे, ये सोचो, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसके बालों से खेलते हुए हाथ बढ़ाया। अनन्या ने उसका हाथ झटका और दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन वो अभी भी बंद था। शिवांश ने सोचा कि रोहित को तो बढ़िया सैलरी मिलनी चाहिए। उसके होठों पर वुल्फिश ग्रिन आया और उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट दी, उसके पेट के सामने लॉक कर दी। तुम अभी भी लाल हो, मुझे ठंडा करने दो, उसने झूठ बोला, उसके बाल हटाकर फिर से उसके गले पर ध्यान देने के लिए तैयार हो गया। शिवांश, पीछे की कारों में हम जाम लगा रहे हैं, अनन्या ने खुद को झटकते हुए कहा, जिससे उसने उसके गालों पर हल्का चुंबन दे दिया। ठीक है मेरी जान, जो चाहो। उसने उसके बाल ठीक किए, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो पूरी तरह से ढकी हुई है। रोहित ने इसे दरवाजे खोलने का संकेत माना। अनन्या ने शिवांश का हाथ थपथपाया और वो आखिरकार उसे छोड़ दिया। उसने हल्की ब्लश के साथ कार से बाहर कदम रखा और पीछे खड़ी लंबी लाइन में इम्पेशेंट कारों को देखा। आश्चर्य था कि कोई हॉर्न नहीं बजा रहा था। उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो दरवाजे पर खड़ा था। उसने समझा कि यह नया नौकर होगा, घर का नया हायर। युवा दिख रहा था। उसकी कंफ्यूजन भरी नजरों ने अनन्या को अजीब सा महसूस कराया। शिवांश कुछ ही क्षण बाद कार से उतरा। उसकी तीखी नजर ने नौकर की आंखें अनन्या से हटाकर चारों ओर घुमा दी। उसने अनन्या को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, जिससे उसने आंखें घुमाई। पुरुष, तुम इतने गुस्से में क्यों थे? उसने धीरे से पूछा, हाथ उसके हिप पर रखकर। शिवांश ने गला साफ किया, मैं नहीं था। क्या तुम खुद से बहस कर रहे थे? उसने टीज किया, अनवय कि उसने सटीक निशाना लगा दिया था। शिवांश ने रफ नहीं कहा। पक्का? उसने हंसते हुए पूछा, चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ। इस दौरान उसने एक बुजुर्ग महिला को दूर से उन्हें देखता पाया। कितना हैंडसम यंग मैन है, उसने अपनी सहेली से कहा। उसका बैकग्राउंड और भी इम्प्रेसिव है, महिला ने उत्तर दिया। उसकी पूरी शख्सियत एक फोर्स थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके प्रोमिनेंट कैरिज्मेटिक फीचर्स गार्डेड थे। वो पूरी तरह अनअप्रोचेबल लग रहा था। उसने बाकी महिलाओं की डेस्परेट और ऑस्ट्रक एक्सप्रेशंस को इग्नोर किया। वो बस अनन्या को देख रहा था। लता यहां सभी की तरह जानती थी कि यह कौन है। मोस्ट डिजायरेबल मैन इन द कंट्री के मैगजीन में उसका चेहरा हर महीने छपता था। वो उसकी भतीजी की किस्मत पर भरोसा नहीं कर सकती थी, लेकिन क्योंकि यह अनन्या थी, उसने उनके रिलेशनशिप को सपोर्ट किया। हाँ, वो मल्होत्रा है, रामा ने शांत स्वर में कहा, पर अपने डाउट्स को छुपाया। उनका दिल परेशान था कि उनकी पोती जोखिम भरे वाटर्स में कदम रख रही थी। अगर हो सकता तो वे चाहती कि अनन्या किसी लोकी, वेल्थी और पीसफुल जीवन देने वाले व्यक्ति से शादी करे। वो बहुत खुश है। लता ने राहत की सांस ली। जब उन्हें पता चला कि अनन्या का बॉयफ्रेंड शिवांश मल्होत्रा है, तो उन्होंने सोचा कि शायद अनन्या को जबरदस्ती इस रिश्ते में लाया गया। कंट्रैक्चुअल मैरिजेस आम थे, और बस यही सबसे महत्वपूर्ण है। रामा ने अपने एजेड हैंड को केन पर रखा। लता आगे बढ़ी और उनकी मदद की। अनन्या की आंखें चारों ओर देख रही थीं, अपनी प्यारी नानी को खोजते हुए। वो हमेशा कहीं ट्री के नीचे छुपी रहती थी, दूसरों को दूर से देखना पसंद करती थी। तुम क्या देख रही हो? शिवांश ने जिज्ञासा से पूछा। उसकी नजरें उस दिशा में थीं जहां अनन्या देख रही थी। अनन्या ने कुछ एल्डरली विमेन देखी, लेकिन शिवांश ने उनके साथ खड़े पुरुषों को देखा। तुम्हारा आदमी यही है, उसने सल्क किया। मेरा आदमी अननेसेसरी पॉसेसिव है, उसने जवाब दिया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर तुमने सोचा तो, उसने टीज किया। उसकी नजरें पूरे समय अनन्या पर थीं। सिर्फ एक दो बार, सिर्फ, उसने हंसते हुए कहा और उसके गाल पर हल्की थपकी दी। प्यार इंसान को अजीब बना देता है। उसे ये साइड एंडियरिंग लगी। तुम ज्यादा चिंता मत करो, ये तुम्हारे और हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रही, उसने धीरे से कहा और अपनी बाहें उसके कमर पर लपेट ली। शिवांश का आइसी एक्सप्रेशन पिघल गया। वो तुरंत उसे गले लगा लिया। मुझे पता है, उसने कहा। हालांकि उसका एक हिस्सा अब भी फेयरफुल था। उसे डर था कि एक दिन अनन्या चले जाएंगी, जैसे मिडसमर ड्रीम में। इस खौफनाक विचार से उसके हाथ कड़े हो गए। उसके कमर पर जोर से दबाव पड़ा।
अनन्या ने सिसकते हुए कहा, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मेरी तुलना में ज्यादा ओवरथिंक करते हो। ओवरथिंक करना अच्छा है? अरे सच में? मैंने सोचा था यह मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये सिर्फ तब अच्छा है जब मैं करता हूँ, उसने चीखली कहा और उसके गाल पर चेस्ट किस दिया। अनन्या ने आंखें घुमाई। कितना बायस्ड, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह तुम हो, उसने फुसफुसाया और किनारे से आती किसी एल्डरली वुमन को देखा। उसने अपने आप को स्ट्रेट किया और किस से पहले हट गया। वाओ, ये पहली बार है, अनन्या ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखें छोटी कजन पर पड़ी। शिवांश की नजर कुछ अप्रोचिंग विमेन पर थी। मुझे लगता है ये तुम्हारी नानी है, शिवांश ने फुसफुसाया। अनन्या उलझन में थी। नहीं, यह मेरी। ओह, उसने हल्की खांसी की, फिर उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी नजरें अंततः नानी और आंट पर पड़ी। उसने अपने शरीर को मोड़कर उनकी ओर दौड़ लगाई। नानी, उसने चिल्लाया, अपनी पूरी लंबाई में रुकते हुए। उनके साथ टकराए बिना उसने खुद को संभाला और दुनिया में उन दो महिलाओं में से एक को गले लगाया जिन्होंने उसे पाला था। अनन्या, तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया। रामा की आवाज उतनी ही प्यार भरी और टेंडर थी जितनी अनन्या याद करती थी। माफ करना, मैं ज्यादा नहीं आ पाए। सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम यहाँ हो, रामा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में लाफ लाइन्स चमक रही थी। शिवांश जब उनके पास पहुंचा तो एक शैडो उनके ऊपर पड़ा। उसने ऑकवर्डली गला साफ किया, हैप्पी बर्थडे। अनन्या ब्लिंक कर गई। उसने कभी नहीं सुना था कि वो इतना अनकंफर्टेबल लगे। क्या यह नर्वसनेस थी? उसकी आंखें अनन्या पर टिक गईं। अनरीडेबल, स्वर्लिंग, यंग मैन, मेरा जन्मदिन कल है, पफ्ड। अनन्या हंसते हुए उसे छुपाने की कोशिश की। शिवांश की पैनिक एक्सप्रेशन देखकर उसने गला साफ किया, हैप्पी अर्ली बर्थडे। उसकी आवाज हमेशा की तरह अनयील्डिंग और कोल्ड थी। वह इसे अपने मनमाफिक सॉफन नहीं कर सकता था, केवल अनन्या से बात करते समय। नानी, उसे टीज मत करो, रामा ने प्लेफुली टिल्ट किया। चाइल्ड, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही, मेरी हियरिंग खराब हो गई है। वो शिवांश की ओर देखती है। और मेरा ब्रेन भी थोड़ा, कभी कभी डेट्स भूल जाती हूँ। शिवांश ने अनन्या की ओर देखा, जो टीजिंग पर हंस रही थी। आई सी, वो रोबोटिक रिप्लाई दिया। क्यों उसके दोनों चेरिश्ड एल्डर्स हमेशा उसे टीज करते थे? पहले जोरावर ओबरॉय, अब उसकी नानी। चैप्टर 280, खोई हुई अंगूठी। रामा की आंखें भीड़ में घुसे हुए पुरुषों पर टिकी थीं। इतने सारे बॉडीगार्ड, हर तरफ उनकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। जब शिवांश मल्होत्रा ने अपनी उंगली हिलाई, कुछ गार्ड्स तुरंत आगे आए और बड़े बड़े उपहार उसके हाथ में रख दिए। मुझे यकीन नहीं था कि आपको क्या पसंद आएगा, उन्होंने औपचारिकता से कहा। रामा ने उन्हें उदासीन निगाहों से देखा। मुझे तो सिर्फ पोते पोतियों की खुशी चाहिए। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। नानी, उसने विस्मय से कहा। कितने चाहिए? शिवांश ने शांत स्वर में पूछा। होठों के एक कोने पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। तुम मुझे कितने दे सकते हो? रामा की आंखों में चमक थी। उम्र के इस पड़ाव पर पोते पोतियों को देखने का सपना उसकी आंखों में जिंदा था। जितने वो स्वस्थ रूप से दे सके, शिवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अनन्या ने उसकी बाह में हल्की चुटकी ली, जैसे चेतावनी दे रही हो कि और न बोलें। ज्यादा बोलने से नानी को झूठी उम्मीद मिल सकती थी। उसे तो बस 2-3 बच्चे चाहिए थे, लेकिन इस जोड़े की भाग्य रेखाएं कुछ अलग ही संकेत दे रही थीं। वाह, कितना अच्छा! रामा खुशी से ताली बजाती है। उनकी उम्रदराज चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने शिवांश का हाथ पकड़ लिया और अपनी झटपट ताकत से उसे अपनी ओर खींचा। शिवांश बस कुछ ही कदम आगे बढ़े। शानदार नाक और आंखें, उन्होंने धीरे से कहा और हाथ की रेखाओं को परखा। अनन्या जानती थी कि नानी को हाथ की रेखाओं में बहुत रुचि है। यह उनका शौक रहा है। रामा की आंखें संकुचित हो गईं जब उन्होंने शिवांश के हाथ की रेखाएं देखी। उन्होंने उसे नीचे छोड़ दिया। वो साहिल खुराना कहाँ है? उसके हाथ की रेखाएं तो अच्छी थीं। मौसम गर्म था, तापमान 37 डिग्री। लेकिन शिवांश की ठंडी और तीव्र नजर ने जैसे पूरे माहौल को बदल दिया। वह कहीं और है, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। नानी, शिवांश की रेखाएं फिर से देखो। शायद सूरज की वजह से, शादी में समस्याएं और शैलो रिंग ऑफ सैटर्न अनुकूल नहीं, रामा ने नाखुशी से कहा। मैं साहिल खुराना को पसंद करती हूँ। अनन्या ने उसकी बाहों को जकड़ लिया। नानी, वो अच्छा आदमी नहीं है। कोई भी आदमी अच्छा नहीं होता। कुछ बस इसे छुपाना बेहतर जानते हैं, रामा ने धीरे कहा। अनन्या, यहाँ आओ। अनन्या ने धीरे से अपने हाथ शिवांश से अलग किया। रामा ने उसकी कलाई पकड़कर उसे पास खींचा। देखो इस हाथ को, जवान आदमी, ये बहुत अच्छा है। इसे बर्बाद मत करो। एक अंगूठी गायब है, शिवांश ने कड़वाहट में कहा, तैयार होकर हाथ वापस लेने के लिए। अंगूठी? पहले अपनी शादी की रेखाओं की चिंता करो। रामा ने अनन्या को अपने पास रखा। वो शिवांश को पसंद नहीं करती थी। शिवांश ने समझ लिया कि यह कैसा होता है जब कोई अप्रिय उम्मीदवार होता है। उसने अपनी नजरें अनन्या पर टिकाई। एक सकारात्मक और एक नकारात्मक मिलकर संतुलन बनाएंगे। 2 सकारात्मक मिलेंगे तो दोगुनी अच्छाई, रामा ने कटुता में कहा और अनन्या को अपने पास खींचकर आगे बढ़ गई। उन्होंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। नानी, उनकी रेखाएं बुरी नहीं है, अनन्या ने धीरे से कहा।
पीछे मुड़कर शिवांश को देखा, जो हर कदम पर उनका पीछा कर रहे थे। उसकी चिकनी उंगलियां मुट्ठी में बंद थी, त्वचा हल्की पीली पड़ रही थी। पर तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं, रामा ने धैर्यपूर्वक कहा और एक पुराने मित्र के पास रुक गई। अनन्या, मिलो रेखा राठी से, उनके बेटे का नाम है और वो अपने पिता की कंपनी में उपाध्यक्ष है। तुम्हें याद है टिएंशन डॉल्स? रामा ने मुस्कुराते हुए कहा। रेखा राठी की आंखें चमक उठी। मुझे खुशी होगी अगर अनन्या मेरी बहू बने। उन्होंने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। फाल्गुनी मेहरा भी आए। अगर दूसरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं है तो मेरा बेटा खुद की कंपनी चला रहा है। एनायन टेक्नोलॉजी मल्होत्रा एंटरप्राइज के हिस्सेदारी है रेंटॉय इंक में। अनयन टेक्नोलॉजी के प्रस्ताव कमजोर है, शिवांश ने ठंडी आवाज में कहा और अनन्या को अपनी बाहों में खींच लिया। क्रोध से हर परिवार उसके लिए मजाक जैसा था। वो उन्हें कीड़े की तरह रौंद सकता था। अनन्या की कोई भी नजर उन पर नहीं पड़ी। रामा ने धीरे से अपनी पोती से कहा, शिवांश की जन्म रेखाएं बहुत अनुकूल है। भविष्य की लिखी रेखाओं की चिंता मत करो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बच्चे आपकी ग्रेट ग्रैंडमदर के साथ खेलेंगे। उन्हें अपनी ऊर्जा के अनुसार आपको देखना होगा। रामा की आंखें फिर से चमक उठी। पोते पोतियों का सपना अब और भी जीवंत हो गया। क्या तुम उन्हें मेरे पास लाओगी? जब तक आप अनुमति देंगे। हाँ, अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कम से कम महीने में एक बार आना। किसी को भेजो, बच्चों को सप्ताह में एक बार लाओ। घर बहुत अकेला है। अनन्या ने हंसते हुए हामी भरी। घर बड़ा था, लेकिन हमेशा जिंदगी रहती थी। वो जानती थी कि अन्य रिश्तेदारों ने नानी को कई पोते पोतियां दी होंगी। शिवांश का गुस्सा उसके शब्दों से धीरे धीरे कम हुआ। वो जल्द ही बच्चों का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो अनन्या पर दबाव नहीं डालना चाहता था।